वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? और ये देखिए यहाँ पर अपनी क्लास के जो स्ट्रेंथ है उसमें से ऑलमोस्ट 25% स्ट्रेंथ जो रेगुलरली प्रेजेंट रहते हैं वो लोग भी एब्सेंट है। मतलब भाई तुम क्या टफ लोग हो भाई। सो प्राउड ऑफ यू। मुझे और आपको दोनों को पता है कि आप पूरा प्रिपेयर नहीं हो टेस्ट के लिए। कोई दुनिया में इंसान ऐसा नहीं हो सकता है जिसका पूरा प्रिपरेशन के बाद रेगुलर बैच के अंदर ही पूरा प्रिपेयर करके वो टेस्ट दे रहा है। अगर मैं भी उधर रहता तो मेरा भी पूरा प्रिपरेशन नहीं होता, बट मैं उधर रहता जरूर जैसे आप लोग हो। और यही इंडिकेशन है कि आप बनने वाले हो चार्टर्ड अकाउंटेंट। चलिए बढ़िया है। आसान नहीं है दोस्त, इसलिए कम लोग आ पाए इधर, इसीलिए तो आज के दिन टेस्ट आपका ऑब्वियसली रहेगा और जो लोग प्रेजेंट है उनके लिए रहेगा। एंड बिलीव मी, अभी जस्ट मैं विनोद सर आए थे तो विनोद सर को दिखाने के लिए बुलाया कि देखो कितने कम लोग प्रेजेंट है। तो मैं बोला कि सर एक काम करता हूँ, इससे अच्छा ये है कि इनको मैं खुद रुकता हूँ। जनरली आपको पता है कि क्लास के बाद मैं आपको बाहर जाने नहीं देता हूँ और मैं खुद यहाँ रुकता हूँ और आपकी टेस्ट पूरी कंडक्ट होती है उसके बाद जाता हूँ। तो मैं बोला कि सर को उससे अच्छा मैं काम करता हूँ, यहाँ रुकता ही नहीं हूँ और ये लोगों को ऐसे ही छोड़ देते, कम से कम टेस्ट देंगे जो लोग एटलीस्ट एब्सेंट नहीं रहेंगे। तो विनोद सर ने बहुत सही बोला कि जो दे रहा है उनका सोच, जो नहीं दे रहा उनका कहते लेने। वैसे भी क्या है, ये लोगों को तो जो नहीं दे रहा वैसे भी वो लोग पास नहीं कर सकते, तो जो लोग पास होने वाले उनका सोच सही है कि नहीं। तो बस हमारे रूल्स जो हमने पहले दिन बनाए थे वो हम फॉलो करेंगे। मैं यहाँ पर आज भी रुकूंगा। सी मेरी जिंदगी में बहुत टाइम नहीं है मगर आपके लिए टाइम है और मैं रुकूंगा आपके लिए। अगर आप रेसिप्रोकेट कर रहे हो, आप आ रहे हो टेस्ट के लिए, दे रहे हो, मैं करने को तैयार हूँ। और आप देख रहे हो क्वेश्चनर भी कोई फॉर्मेलिटी के लिए डिस्कस कर रहे हैं क्या अपन लोग क्वेश्चनर का ईच एंड एवरी एलिमेंट सॉल्व किए जैसा डिस्कस कर रहे हैं। और जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे वो पेपर पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके साथ। तो भाई जब इतने मेहनत होती है ना तो बदले में रिजल्ट तो आते ही है, ठीक है। और आज भी मैंने कंटीजेंसी बोलकर अमित सर को बोल के रखा है कि आज का सेशन शायद मैं पूरा ले लूं क्योंकि मुझे क्वेश्चनर कंप्लीट करना है। तो शायद बोला मैंने, मुझे नहीं लगता जरूरत गिरेगी, बट अगर जरूरत गिरी तो हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। कल का सेशन उनको पूरा दे दूंगा लगा तो, मगर आज का सेशन अपन लेंगे, समझा। तो चलिए गाइस, हम लोग 5:30 को डिसाइड करेंगे कि हमें और जरूरत है या नहीं है, ठीक है। चलो एवरीवन सेटल डाउन फास्ट। ये है आपका क्वेश्चनर बुक और क्वेश्चन नंबर 10। सब लोग रेडी है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। और जो आपका रेशियो एनालिसिस है उसकी क्वेश्चंस हम लोग अगर टाइम बचेगा तो आज ही डिस्कस करेंगे, नहीं तो कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए सब लोग। मैंने कल के लेक्चर तक का ट्रैकर अपडेट कर दिया है। आज सुबह 2 घंटे बैठा था मैं और 6:30 से 8:30 कंप्लीट ट्रैकर जो है आपका अपडेट कर दिया है मैंने। ईच एंड एवरी लेक्चर में मैंने क्या डिस्कस किया है, कौन से कॉन्सेप्ट कवर किए, कौन से क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए, नेक्स्ट डे क्या किया है। इनफैक्ट टेक अवे कोई लेक्चर में दिया रहेगा तो वो टेक अवे क्या था वो भी लिखा है। तो भाई पूरा डिटेल ट्रैकर आपका रेडी है, ठीक है। गूगल ड्राइव में, यस, और उसका लिंक मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज दिया है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, सब लोग ध्यान दो, एवरीवन फोकस हियर, has a paid up capital of 100 lakh rupees consisting of 10 lakh ordinary shares of 10 each. Currently it is earning an annual pre-tax profit of 60 lakhs. तो अच्छा, जो करंटली अर्न करते हैं एक्सपेंशन के बाद वो अर्निंग कंटिन्यू रहता है। यस, द कंपनी शेयर्स आर लिस्टेड एंड कोटेड इन द रेंज ऑफ 50 रुपीज टू 80 रुपीज। ये सिर्फ एक रेंज दिया है, इसका कोई लेना देना नहीं है अभी फिलहाल। The management wants to diversify production and has approved a project which will cost कितना 50 lakhs and which is expected to yield a pre-tax income of rupees 40 lakh per annum. आपका ऑलरेडी इनकम कितना था
60 और नया इनकम कितना है 40, टोटल इनकम होगा 1 करोड़ आफ्टर एक्सपेंशन। एवरीवन समझ पा रहे हो आप? सबका ध्यान इधर होना चाहिए। टू रेज दिस कैपिटल मतलब 50 लाख, द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अंडर कंसिडरेशन। फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, टू इश्यू इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर द एंटायर अमाउंट। तो कैसे भी ले लो, एंटायर अमाउंट कितना 50 लाख। It is expected that the new shares face value ₹10 each can be sold at a premium of 15. 3,33,333 क्या है ये? कैसे नंबर ऑफ शेयर आएंगे? आपको यहां पर बोला है 50 लाख रुपया चाहिए, पर शेयर फेस वैल्यू सिर्फ 10 है और आप 15 रुपए प्रीमियम पर बेच रहे हो, मतलब 25 में बेचोगे, करेक्ट? 2 लाख नंबर ऑफ शेयर आएंगे। कैसे सर? 50 लाख डिवाइडेड बाय 25, करेक्ट? एवरीवन न्यूली इशूड शेयर बोलो कितने हुए? 2 लाख। एग्जिस्टिंग शेयर कितने थे? 10 लाख। कैसे? 100 लाख 10 लाख, यहां पर क्लियरली बोला है ऑर्डिनरी शेयर्स, करेक्ट? तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर्स थे 10 लाख, अब ऑप्शन 1 में हम 2 लाख और शेयर इशू करेंगे तो 12 लाख शेयर हो जाएंगे। आर यू विद मी? कैसे आया ये नंबर? 50 लाख को डिवाइडेड बाय 25 किया तो 2 लाख आया, करेक्ट? नाउ दे आर सेइंग सेकंड ऑप्शन, to issue 16% non-convertible debentures of 100 each for the entire amount. Take entire amount 50 लाख और उस पर ले लो 16%, 8 लाख का क्या आया? इंटरेस्ट, न्यू डेट पर का इंटरेस्ट। एवरीवन क्लियर? तो कैन वी से ऑप्शन 2 में जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स थे उतने ही रहेंगे। कितने थे? 10 लाख। अभी भी कितने रहेंगे? 10 लाख, करेक्ट? एंड थर्ड ऑप्शन है to issue equity shares for ₹25 lakhs, face value again 10 each, and 16% non-convertible debentures for the balance amount मतलब 25 लाख। तो 25 लाख से तो उससे 2 लाख से आधे हो जाएंगे। बोल सकते क्या ऐसे? नहीं ना? यहां पर क्या बोला है? to issue equity share capital of for ₹25 lakhs, face value 10 each, और आगे बोला है in this case the company can issue the shares at a premium of 40 each। तो फिर 25 लाख डिवाइडेड बाय 50 करना पड़ेगा, बिकॉज 40 तो प्रीमियम है, 10 फेस वैल्यू है, 50 तो कितना हुआ? 50,000 शेयर्स। तो एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे? 10 लाख। आप कितने हो जाएंगे? 10 लाख 50,000। तो कैन वी से ऑप्शन 1 12 लाख, ऑप्शन 2 10 lakhs, ऑप्शन 3 10 lakh 50,000 shares। Are you clear? बढ़िया। Calculate the additional capital that can be raised, keeping in mind that the management wants to maximize the earning per share to maintain its goodwill। तो फिर कंपनी का टारगेट क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ ईपीएस, और अगर ईपीएस ही मैक्सिमाइज करना है तो गोल्डन रूल नंबर 2 आ जाएगा ना। मैक्सिमम ईपीएस वाज गोल्डन रूल नंबर 2। The company pays income tax what rate? 50%। तो सीधी बात, आपका एक्सपेंशन के बाद का ईबीआईटी कितना लूं? 1 करोड़। ये देखो 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ माइनस करेंगे इंटरेस्ट। फर्स्ट प्लान में इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा सर? एंटायरली बाय इक्विटी शेयर्स है। सेकंड प्लान में कितना आएगा? कितना आएगा? 8 लाख। यहां पर बोला है क्लियरली, सेकंड प्लान में पूरा अमाउंट हम लोग 16% रेट से इशू करेंगे। तो लोग ऐसी 50 लाख पर 16% कम्स टू 8 लाख का इंटरेस्ट। सही कि नहीं दोस्तों? तो फिर सेकंड प्लान में आपका इंटरेस्ट आएगा 8 लाख, और थर्ड प्लान में आप 50% इक्विटी और 50% डेट ले रहे हो, मतलब 25 लाख। तो यहां पर थर्ड प्लान के लिए 25 लाख इंटू 16%, ऑफकोर्स उससे आधा 4 लाख का इंटरेस्ट आ जाएगा, करेक्ट? तो ये देखो 4 लाख का इंटरेस्ट किया, ईबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, टैक्स का रेट क्वेश्चन में दिया था,
ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। अभी अभी जो अपन ने डिस्कस किया था उसके हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स 12 लाख, 10 लाख, 10 लाख 50 करेंगे तो ईपीएस आ जाएगा आपका। जिस प्लान में आपका ईपीएस सबसे ज्यादा है प्लान 2, वो प्लान सबसे बेस्ट है। तो कौन सा प्लान बेस्ट हुआ? प्लान सेकंड ना, सेकंड प्लान सबसे बेस्ट हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोई डाउट? तो कैन वी से ये क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने थे और इंटरेस्ट निकालना था। बाकी तो भाई एक्सपेंशन के पहले का ईबीआईटी रेडीमेड दिया था, एक्सपेंशन होने की वजह से जो ईबीआईटी आ रहा है वो भी रेडीमेड दिया था, आपको बस ऐड करके लिखना था और उसी को एंड तक सॉल्व करना था। आर यू वेरी क्लियर? सबसे आसान क्वेश्चन था ये, बराबर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कल हम 9 तक पहुंचे थे ना, 11 गायब हो गया, शायद वो नंबरिंग में एक्चुअली गड़बड़ हो गया, हो गया 11 डीम्ड हो गया, ठीक है। ऐसी बस सिलेबस ही गायब हो जाना चाहिए ना, हो गया बस। 12th क्वेश्चन, Tata Limited is considering 2 alternative financing plan which are as follows. Equity plan A देख लो, equity shares और 12% debentures है। प्लान बी में equity shares और preference shares, ठीक है। दोनों जगह अमाउंट 12 lakhs है और ये पूछे आपको the indifference point between the two plans is 4,80,000। मतलब दोनों का इंडिफरेंस पॉइंट दे रखा है। इंडिफरेंस पॉइंट याद है ना? Such a level of EBIT at which EPS under both the plans is same। ओके, तो ये लेवल कौन सा EBIT का? 4,80,000। मतलब प्लान ए और प्लान बी में अगर आप EBIT लोगे 4,80 तो एंड तक सॉल्व करने के बाद EPS दोनों जगह सेम आएगा। क्या समझ आएगा? नाउ कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। हटकर क्वेश्चन है, रेगुलर क्वेश्चन नहीं है, बड़ा आसान है एकदम। कैसे आएगा आंसर मुझे बताओ। हर एक मुझे बोलो, इंडिफरेंस पॉइंट के लिए आपको क्या चाहिए? अरे ईबीआईटी तो रेडीमेड दिया है इधर, माइनस चाहिए इंटरेस्ट। दोनों प्लान का इंटरेस्ट रेडी है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इनटू 1 माइनस टैक्स, टैक्स का रेट दिया है, यस, ब्रैकेट के बाहर ईएटी आ गया। माइनस पीडी, फर्स्ट प्लान में पीडी नहीं है बट सेकंड प्लान में पीडी जो है वही ढूंढना है। डिवाइडेड बाय फर्स्ट प्लान के नंबर ऑफ शेयर्स पता है, सेकंड प्लान के भी पता है। कुछ समझा कि नहीं? तो फिर ऐसे सिनेरियो में अपन बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 25 क्वेश्चनर बुक। See what I am doing for plan A. आप let the EBIT be X बोलते हो, but obviously X नहीं लेना है, 4,80,000 लेना है। माइनस इंटरेस्ट फर्स्ट प्लान में 4 लाख पे 12%, 4 लाख के डिवेंचर्स है 48,000, आपका इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा। ये क्या मिला आपको? ईबीटी ऑफ प्लान है इंटू 1 माइनस 0.30, ये ईएटी आ गया। और क्योंकि प्रेफरेंशियल्स नहीं है तो यही आपका एनआई बन गया। इसी एनआई को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे। 80,000 क्यों ले रहे आप? 8 लाख डिवाइडेड बाय 10 ईच। श्री क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर भाई? हर अगर ऐसे करते तभी ईबीआईटी कैंसिल हो गया एंड वी आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड, क्या करेंगे सर? किस बारे में क्या करेंगे? ईबीआईटी कैंसिल कैसे होता है? कुछ भी अगर ऐसा हुआ ईबीआईटी कैंसिल, ऐसे कैसे ईबीआईटी कैंसिल होता है? ये प्लान ए है ईपीएस, प्लान बी का ईपीएस के लिए वापस से ईबीआईटी लेंगे 4,80,000। प्लान बी का इंटरेस्ट कितना है? 0 क्यों है? प्लान बी में कोई डेट ही नहीं है। और फिर
1 minus 0.30, can we say this is EAT? Can I call this EAT as NI? Yes or no? No, because preference dividend है, but कितना है मुझे नहीं पता. क्यों नहीं पता सर? क्योंकि हमें प्रेफरेंस कैपिटल पता है बट रेट नहीं पता, तो उसको पीडी लिख दो, प्रेफरेंस डिविडेंड, या उसको एक्स ले लो. लेट द प्रेफरेंस डिविडेंड भी एक्स बोल देंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स प्लान बी के 80,000 हो जाएंगे. अब 80,000 कैंसिल कर दो. कैन आई कैंसिल 1 minus t? नहीं, बिकॉज आगे माइनस एक्स है वहां पर. तो इसको बस सॉल्व करना है आपको. इसे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर प्रेफरेंस डिविडेंड अमाउंट. कितना आएगा? 33,600. श्योरली सबका आंसर आया. बट इन्होंने आपको ये भी नहीं पूछा, रेट ऑफ डिविडेंड पूछा है. काफी लोग थोड़ा एक्साइटमेंट में इधर तक सॉल्व करके बस आगे बढ़ जाते हैं, तो उससे उनके 1 या 2 मार्क कट हो जाते हैं. यहां पर अगर रेट पूछा है तो हम बोलेंगे देयरफॉर प्रेफरेंस डिविडेंड रेट इज इक्वल टू 33,600 डिवाइडेड बाय 4 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इनटू 100, दैट कम्स टू 8.4%. एवरीबॉडी इजी है. आगे बढ़े. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12. इनका आंसर भी सेम आएगा 8.4. 13th क्वेश्चन. फ्रेंड्स 13th क्वेश्चन क्या बोलता है, अभी पढ़िए एक बार. One third of the total market value of Sangamini Limited consists of loan stock. तो इस कंपनी का 1/3 वैल्यू जो है वो लोन है, ठीक है, which has cost of how much? 10%. Another company, Samsui Limited, is identical in every aspect to Sangamini Limited except that its capital structure is all equity. तो Samsui जो है वो क्या है? ऑल इक्विटी है. कैन वी से इसका मतलब संगामिनी जो है उसका बाइफरकेशन है 1/3 डेट एंड ऑब्वियसली 2/3 क्या रहेगा? इक्विटी रहेगा. whereas Samsui जो है वो ऑल इक्विटी है. क्लियर? नाउ दे आर सेइंग इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 16%. कहने से ये Samsui का केई भी है और केओ भी है. ऑल ऑफ यू? Okay. According to MM approach, if taxation is ignoring taxation and tax reliefs on debt capital, compute the cost of equity KE of Sangamini Limited, मतलब फर्स्ट कंपनी इसका जो इक्विटी है ना, इसका KE कितना है वो पूछ रहे हो. इस चीज का जो ये जो 2/3 आपका इक्विटी बोल रहे हैं आप, इस 2/3 इक्विटी का जो KE आएगा वो कितना है वो पूछ रहे हैं. अब ध्यान से सुनो, एमएम अप्रोच यूज करो बोल रहे हो लोग. एमएम अप्रोच किसका कॉपी है? एनओआई का. एनओआई का डायग्राम याद है? नीचे केडी कांस्टेंट, ऊपर केओ कांस्टेंट, केई राइजिंग. याद है? केओ क्या था? कांस्टेंट था. इसका मतलब एमएम अप्रोच बोलता है तुझे कि अगर तेरा फर्म विदाउट डेट रहे या विद डेट रहे, तेरा केओ सेम है, तो फिर सैमसंग का जो केओ है वही केओ संगामिनी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि सैमसंग जो है उसका केई केओ दिया है और वही केई केओ हम यूज कर सकते हैं संगामिनी के लिए बिकॉज ऑफ एमएम अप्रोच लॉजिक. एमएम अप्रोच जो है वो बोलता है यहां डेट इक्विटी चेंज करने की वजह से ऊपर का केओ चेंज नहीं होता. तो इसका मतलब इधर अगर केओ मेरा 16% है तो इधर के डेट इक्विटी पर भी 16% ही रहना चाहिए ना. समझ में आया क्या बात? तो फिर अगर मुझे इस कंपनी का केओ पता है और मुझे कॉस्ट ऑफ डेट 10% पता है केडी, तो मैं एकदम आसानी से प्रोपोर्शन ऑफ डेट इक्विटी पता है तो मैं आसानी से एकदम केई निकाल सकता हूं.
क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 25, क्यू बुक, क्वेश्चनर बुक। ठीक है, अब ध्यान दो, KO for both the companies, KO for both the companies should be same as per what? MM approach. As per MM approach. इन दोनों का जो क्यू है वो सेम होना चाहिए। Therefore, Sangamini Limited KO is equal to 16%. Do you agree? तो अपन बोलेंगे KO is equal to फॉर्मूला क्या है? डेट इंटू KD प्लस equity into K. What is D and E? Debt proportion, equity proportion. Correct? So ये है 16% is equal to 1/3 debt है ना, 10% से है ना, प्लस 2/3 इक्विटी है, K रेट से है, मुझे K रेट नहीं पता है, वही ढूंढ रहा हूं मैं। तो बस इसको सॉल्व करके आपको K का आंसर निकालना है। 16% is equal to ये 3.3333 आएगा ना, करेक्ट, प्लस 2/3 इंटू K, तो 3/2 हो जाएगा ये, इंटू 16 माइनस 3.33 is equal to K. Therefore K is equal to 19% आएगा। Is this clear? Have you understood? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इनका मैच वाला आंसर, इनका आंसर देखते जाओ। हाँ, इनके आंसर में भी मिस्टेक है और वो मिस्टेक जानबूझ के वैसी रखी है मैंने। यस, क्योंकि ये बुक ऐसी की ऐसी बाद में कॉपी भी होती है भाई, सिर्फ हेडर फुटर चेंज हो जाता है, तो बेटर रहता है कि अपन मिस्टेक वैसी रखें और क्लास में डिस्कस करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 चेक करो एक बार, क्या लिखा है। ABC Limited provides you with the following information: EBIT less interest, EBT less income tax, EAT आ जाएगा, number of shares divide करके EPS आ गया, P ratio use करके MPS आ गया। Company has undistributed reserves 7 lakhs, need 4 lakh for further expansion. The investment is expected to earn the same rate as the funds already employed. You are informed that the debt equity ratio, debt divided by debt plus equity into 100 higher than 32% will push the P ratio down to 8 and raise the interest rate on additional funds borrowed to 12%. You are required to ascertain the probable price of the share, मतलब expected MPS, if the additional funds are raised as debt and if the additional funds, the amount is raised as equity at ruling price of 40 per share. Can we ignore? Can we ignore this? Question number 5 and question number 9 आपके रेगुलर नोट्स का सेम क्वेश्चन है। 9th अपन ने सॉल्व किया, 5th आपको होमवर्क दिया, वो भी आपने सॉल्व किया था, और ये सब डिस्कशन क्लास में हो चुका है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर्स अलग है, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चाहिए तो आप रेफरेंस दे दो, अगर आपको याद नहीं होगा तो। सेम एस
आपको मगर ऐसा लिखना नहीं है, आपको सॉल्व करना है। सेम एज क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 9 अपने रेगुलर नोट्स के। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15th क्वेश्चन ने काफी लोगों का दिमाग खराब किया रहेगा, जस्ट बिकॉज उधर एक फॉर्मूला आ गया, आपका दिमाग खराब हो गया। बट आई टोल्ड यू दैट टाइम, यू रिमेंबर कि ये फॉर्मूले को इग्नोर करो, हम रेशियो एनालिसिस के वक्त कवर कर लेंगे। याद आया आपको कुछ? तो एमएम अप्रोच विद टैक्स का फॉर्मूला है, जिसको आप यूज करके ये आंसर सॉल्व करते हो। क्वेश्चन नंबर 15, लियो लिमिटेड हैज द नेट ऑपरेटिंग इनकम कितना? 21,60,000. Can I call this as EBIT? Okay. Total capitalization of 1,20,000. Can I call this as V? Total capitalization मतलब total value कितना है? 120 lakhs. The company is evaluating the options to introduce debt financing in the capital structure, and following information is available for various level of debt. डेट 0 से लेकर 80 लाख तक डेट है, तो ऑब्वियसली 120 लाख में से 0 माइनस करेंगे तो यहां पर इक्विटी अमाउंट आएगा 120 लाख। ये 10 लाख रहेगा तो 110 लाख, ये 20 लाख रहेगा तो ये 100 लाख, ये 90 लाख एंड सो ऑन चलते जाएगा। बराबर है कि नहीं? तो ये आपके अलग अलग लेवल ऑफ इक्विटीज आते जाएंगे। 90 के बाद ये 80, 70, 60, 50 एंड लास्ट में 40 लाख। ये इक्विटी के अमाउंट्स आ गए आपके। क्या आ गए? ये इक्विटी के अमाउंट्स नजर आ रहे हैं आपको? ये इक्विटी के अमाउंट्स आ गए। कैसे निकाले सर आपने? टोटल कैपिटलाइजेशन माइनस डेट का वैल्यू गिव्स यू इक्विटी का वैल्यू। इंटरेस्ट रेट दे रखे थे आपको और कैपिटलाइजेशन रेट फॉर इक्विटी अलग अलग लेवल पे अलग अलग दे रखा था, और आपको बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द केई कैपिटलाइजेशन रेट, दैट इज केई, इफ MM approach is followed. Assume that the firm operates in zero tax regime, मतलब taxation लेना ही नहीं है। Calculations are based on book values, क्योंकि ये जो भी दिए ये book value के हिसाब से है, ऐसा बोल रहे हैं लोग। तो फिर ऐसे केस में MM approach का लॉजिक यूज करना पड़ेगा आपको। MM approach क्या बोलता है? V is equal to EBIT by KO। तो इसको मॉडिफाई करके हम लोग क्या निकालेंगे? KO is equal to, बोलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 15 शॉर्टकट में सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, देख लीजिए। क्वेश्चन 15 पेज नंबर 27 क्वेश्चनियर बुक आपका। एज पर MM अप्रोच Q इज इक्वल टू EBIT बाई V इंटू 100 होगा। आपके पास EBIT रेडी है? कितना है? 21,60,000। आपका V कितना है? 120 लाख इंटू 100 करो। आपका Q आता है 18%। आपका Q आता है 18%। आया? सबका आया क्या? नाउ फ्रेंड्स फोकस, देयर इज वन फॉर्मूला फॉर MM अप्रोच विथ टैक्स। MM अप्रोच के अंदर विदाउट टैक्स विथ टैक्स ऐसे लॉजिक था, तो MM अप्रोच का विथ टैक्स जो है उसके अंदर एक फॉर्मूला है, KE इज इक्वल टू KO प्लस KO माइनस KD इंटू डेट बाय इक्विटी। ये फॉर्मूले का लॉजिक आपको अभी भी नहीं समझेगा, जब आप थोड़ा सा रेशियो और आगे बढ़ोगे तभी समझेगा, बट फिलहाल मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ सिर्फ, ठीक है? रेशियो के वक्त और डिस्कशन हो जाएगा इस पे, बट फिलहाल एक थोड़ा आपको क्लू दे देता हूं कि ये फॉर्मूले का लॉजिक क्या है। कैन वी से KE फॉर कंपनीज RE फॉर यू, ROE फॉर यू? मेरी कंपनी का KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आपका ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी है। यस और नो? तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी के लॉजिक से अगर मैं सोचूं तो मैं बोलूंगा पूरे रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब मेरे ये ओरिजिनल शेयर होल्डर्स जो है, ये तो प्रेफरेंस वाले हैं, ये तो डेट वाले। 2 मिनट के लिए इनको भी डेट वाले बना देते, तो ये मेरे इक्विटी वाले हैं, बाकी सब मेरे डेट वाले लोग हैं। मेरे कंपनी के पास डेट और इक्विटी दो ही कैपिटल है। क्यों सर ऐसा क्यों सोच रहे हो आप? क्योंकि चारों थ्योरी का असम्पशन था दो ही सोर्स थे, प्रेफरेंस नहीं है। याद आया? तो इसलिए मैं प्रेफरेंस वालों को गायब कर रहा हूं। अब डेट है मेरे पास और इक्विटी है।
अब मुझे बोलो इक्विटी वालों को क्या रिटर्न्स मिलते हैं? क्या सिर्फ इनको इनके पैसों पर का रिटर्न मिलता है? नहीं, इनको सुनिए, सिर्फ इनके पैसों पर का रिटर्न नहीं मिलता, डेट के पैसों पर का एक्स्ट्रा रिटर्न भी इनको ही मिलता है। ध्यान दो मेरी बात पर। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी ने पूरा पैसा आपसे लिया, आप इक्विटी वाले लोग, ये डेट वाले लोग, पूरा पैसा जो लिया 100 लाख था सपोज, उस पर कंपनी ने कमाया 18%। कितना? 18। एग्जाम्पल है। तो आपके इक्विटी पर कितना कमाया? 50 लाख आपसे लिया है, 50 लाख डेट से लिया है। आपके डेट पर कितना, आपके इक्विटी अमाउंट पर कितना कमाया? 9 बोलने वाले कूद जाओ खिड़की से बाहर। अरे पूरे पैसों पर अगर 18% कमाया तो इनके पैसों पर भी 18 ही कमाया रहेगा ना, परसेंटेज कमाई तो वही रहेगी ना। कमाल करते हो पांडे जी, समझे? तो पूरे पैसों पर अगर अपन 18% कमा रहे तो इक्विटी वालों के पैसों पर भी 18, डेट वालों के पैसों पर भी 18। अब बोलना मत सर 18 मतलब 36% कमाया सर, परसेंटेज कमाई तो 18% ही रहेगी ओवरऑल पैसों पर। तो उसमें से डेट वाले पैसे क्या और इक्विटी वाले पैसे क्या, हम लोग 18% ही कमा रहे, समझे? तो यहां पर सपोज ओवरऑल पैसों पर 18 कमाया तो इक्विटी वाले के पैसे 18 जो थे उसकी कमाई 18% वाली, वो ऑब्वियसली इक्विटी वालों के खुद के पैसों पर की कमाई है। ध्यान दो मेरी बात पर, बहुत इजी फॉर्मूला है। इक्विटी वालों के खुद के पैसों पर जो 18% कमाया वो किसको जाएगा? इक्विटी वालों को जाएगा। क्या आप इसमें ही सहमत हो? नहीं, आप रियल ओनर्स हो, आप लॉस के लिए भी रेडी हो और प्रॉफिट के लिए भी रेडी हो। अगर मेरी कंपनी 18% कमा रही है मगर इनको कमिटमेंट था 20 का, तो 2% लॉस आप बेयर करोगे। बट अगर इनको कमिटमेंट उससे कम का है, 18 माइनस केडी कितना है इस क्वेश्चन में? कॉस्ट ऑफ डेट कितना है? वो तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग है, तो माइनस केडी कर रहा हूं मैं, कॉस्ट ऑफ डेट 10 पकड़ लो 2 मिनट के लिए। तो फिर 18% माइनस 10% अगर मैं करूं एग्जांपल, तो ऊपर का 8% भी तो इक्विटी वालों का ये, बट इन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी। सर क्यों इन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी? क्योंकि जितना ही लोगों का पैसा ज्यादा यूज करोगे उतना तुम्हारा फायदा होगा। अभी के एग्जांपल में 50-50 था, मतलब 1:1 था। अच्छा 1:1 अगर नहीं होता, इनका पैसा 2:1 यूज करते आप, मतलब 2/3 इनका है और सिर्फ 1/3 आपका है, तो डोंट यू थिंक कि आपके रिटर्न्स बढ़ते थे? क्यों बढ़ते थे सर? क्योंकि डेट वालों का पैसा ज्यादा यूज करेंगे, फेवरेबल सिचुएशन है, तो एक्स्ट्रा रिटर्न इक्विटी वालों को मिलेगा। बाउंसर ज्यादा समझ रहे हैं? सी अंडरस्टैंड, आई विल एक्सप्लेन यू फैक्ट। You are not understanding one fact that these are the real owners of company, and डेट पर जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है वो अगर फेवरेबल है तो इन्हीं को मिलेगा, अगर एडवर्स है तो झेलना भी इन्हीं को पड़ेगा। कैन आई से कंपनी 18% पूरे पैसों पर कमा रही है तो इक्विटी वालों के पैसों के 18% इनको इतना कंफर्म तो मिलना ही चाहिए? नहीं। क्यों? डेट वालों के पैसों पर अगर हमने 20% का कमिटमेंट दे रखा है तो एक्स्ट्रा 2% देना पड़ रहा है, वो कौन बेयर करेगा लॉस? इक्विटी वाले लोग, करेक्ट? अब मैंने अभी जो सिचुएशन बताई है एडवर्स थी, जितना डेट वालों का पैसा ज्यादा यूज करोगे तुम्हारे रिटर्न्स कम होंगे, करेक्ट? जितना फेवरेबल रहेगा उतना रिटर्न्स बढ़ेगा। तो भाई किस बेसिस पर तुम रिटर्न बढ़ा रहे हो और घटा रहे हो? जब तक तुम इनटू डेट बाय इक्विटी नहीं करते तुम्हारे रिटर्न्स ज्यादा बढ़ेंगे नहीं और ज्यादा घटेंगे भी नहीं। अगर डेट वालों के पैसे तुम ज्यादा यूज कर रहे हो तो इनटू डी बाई ई कर इंपैक्ट ज्यादा आएगा। इनटू डी बाई, व्हाट इज डी बाई? डेट बाय इक्विटी। अगर इनका पैसा सपोज 2 मिनट के लिए सोचते 2/3 है, तो 2/3 मतलब समझता आपको? 2 इनसे लिया है, 1 आपने दिया है, करेक्ट? तो भाई 2:1 इज 2/3, तो वो 2:1 का इंपैक्ट देने के लिए आप डेट बाय इक्विटी कर रहे हो, इनटू डेट बाय इक्विटी कर रहे हो। अब सपोज ये मेरा फेवरेबल सिचुएशन है, एग्जांपल के लिए मैं यहां पर 10% लेता हूं, अब आपको परफेक्ट समझेगा, ध्यान दो। और सपोज डेट इक्विटी इक्वल प्रोपोर्शन है, 1:1 हो जाएगा। अब इसका आंसर निकालो कितना है?
कि इज इक्वल टू ROE इज इक्वल टू कितना है? 26% आया, बराबर? एवरीवन कैलकुलेटिंग दिस? इस एग्जांपल में डेट इक्विटी का प्रोपोर्शन इक्वल है, बट दोस्तों अगर सेम कैलकुलेशन आप करोगे, कैलकुलेशन को बिल्कुल सेम रखो, सिर्फ एक काम करो कि ये डेट इक्विटी के प्रोपोर्शन को 2:1 कर दो, अब क्या होगा? 34% आया। क्या समझा आपको? क्योंकि ये फेवरेबल था, क्योंकि ये फेवरेबल था, तो तुमने डेट जितना बढ़ाया रिटर्न उतना बढ़ा। यही तो बात अपन बोल रहे थे बार बार कि अगर इनके पैसों पर हम ज्यादा कमाएंगे और इनको कम देंगे, तो जितना इनका पैसा ज्यादा यूज करेंगे तुम्हारा रिटर्न बढ़ेगा। हेंस प्रूव्ड। तो D/E करने की क्या जरूरत है सर? क्योंकि तुम जितना इनका पैसा यूज कर रहे हो, कम या ज्यादा, उसका इंपैक्ट अपने रिटर्न में लेना पड़ेगा ना। अभी भी नहीं समझा कुछ लोगों को? अगर सपोज इनका पैसा कम लेते थे, इनका पैसा अपन लोग 2 मिनट के लिए सोचते 1/2 ले लेते। व्हाट इज 1/2 का मीनिंग? आधा पैसा इनका है, डबल पैसा आपका है। जितना इनका पैसा उससे डबल पैसा आपका है। अब ऐसे सिचुएशन में आपका यहां पे 1/2 कर आंसर 22% आ रहा है। आप तो समझ जाओ क्या कर रहे हैं। इनका पैसा कम लिया, रिटर्न्स आपके इक्विटी वालों के क्या हो गए? कम हो गए ना। इनका पैसा कम था, इसलिए इनका पैसा जब ज्यादा यूज किया तो रिटर्न्स ज्यादा है। इक्वल यूज किया तो बराबर इन दोनों के बीच वाला नंबर आया ना। समझा क्या? सी अंडरस्टैंड। लेवरेज चैप्टर में आपने पढ़ा था, लेवरेज जब फेवरेबल है तब DFL हाई होना चाहिए। आप कनेक्शन समझेगा आपको। सुनो, हो गया पानी पूरी सोप वगैरह सब खा के हो गया ना, तो इधर ध्यान दे। आसपास वालों को लड्डू सेव सब बांट दो एक बार का। कुछ दिवाली का बचा रहेगा वो भी दे दो उसको। इधर ध्यान दो मगर। ऐसे प्यार से एक दूसरे के हाथ में खिला के दे रहे। नहीं, लड़कियां दोनों बट बता रहा हूं। तो सुनिए, यहां पे सुनिए। अभी आपके लेवरेज में आपने बोला DFL इफ फेवरेबल देन DFL शुड बी हाई। याद आया? अब मुझे बताओ DFL फेवरेबल कब होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इंटरेस्ट रेट। तो अपन भी तो यही कर रहे हैं ना भाई। ये क्या है कि ROE है, KO क्या है फिर? ROI है। नहीं समझ पा रहे हो? जो भी मेरी कंपनी का कॉस्ट है, आप लोगों का रिटर्न है। इक्विटी वालों का रिटर्न मेरी कंपनी के लिए KE है, करेक्ट? ओवरऑल रिटर्न मेरी कंपनी के लिए ओवरऑल कॉस्ट है। तो मैंने KO की जगह क्या लिखा है? ROI, ओवरऑल रिटर्न। और मैंने KE की जगह क्या लिखा है? ROE। समझे? तो ध्यान दो, जब आपका ओवरऑल रिटर्न ज्यादा है और आपका इंटरेस्ट रेट कम है, तो कैन वी से 18% ज्यादा है और 10% कम है। तो कैन वी से ये फेवरेबल सिचुएशन ही जो अपन एग्जांपल में ले रहे हैं। तो इस एग्जांपल के हिसाब से और लेवरेज चैप्टर के हिसाब से आपका DFL हाई होना चाहिए। DFL हाई रहेगा मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट अमाउंट इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा है। जब इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा होता है तभी DFL हाई होता है। जैसे लाइक DOL अगर हाई है मतलब फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। याद आया? वैसे ही जब इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा है तो DFL हाई है। मुझे इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बाय टेकिंग
more debt by taking more debt. When will I prefer taking more debt? When my returns are more than my interest rates. In my 34% example here, I am taking 2/1 as debt. जितना इक्विटी का पैसा डबल पैसा डेट वालों का लगाया मैंने. कैसे? मेरा फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज था, इसलिए मैंने बिंदास डेट बढ़ाया और देखो एक्स्ट्रा रिटर्न इक्विटी वाले के बढ़ गए. आर यू नाउ कनेक्टिंग एटलीस्ट? अभी कनेक्शन थोड़ा समझो. अगर अभी तक भी नहीं समझा होगा तो अभी समझ जाएगा आपको. फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज मतलब आपकी कमाई ज्यादा हो रही है आरओआई, और आपका केडी कॉस्ट ऑफ डेट जो आप इंटरेस्ट रेट बोलते हो वो कम है. फेवरेबल सिचुएशन है. इसमें लेवरेज चैप्टर में पढ़ा था कि डीएफएल हाई रहना चाहिए. डीएफएल हाई रहेगा मतलब इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा दे रहे हो आप. इंटरेस्ट रेट नहीं बोला, इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा दे रहे हो. बाय क्लियरली आगे लिखा है मैंने, इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा देंगे बाय टेकिंग मोर डेट. एंड इन माय एग्जांपल नंबर 2, if I name this as 1, this is 2 and this is 3, तो मेरे एग्जांपल नंबर 2 में देखो हम लोग 2:1 डेट ले रहे हैं. तो कहने से हम डेट ज्यादा ले रहे हैं. इन दिस एग्जांपल डेट इज मोर. बट कोई चिंता करने की जरूरत है क्या? नहीं है. क्यों नहीं है? 18% आरओआई है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. सर आरओआई थोड़ा ना है सर, वो क्यों है? कंपनी का क्यों रिटर्न टू इन्वेस्टर होता है. अगर ओवरऑल कॉस्ट बोला तो ओवरऑल रिटर्न ले लो. इक्विटी का कॉस्ट बोला तो इक्विटी का रिटर्न ले लो, आरओई. सो यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर केई की जगह आरओई, केओ की जगह आरओआई. ओके. एंड इस तरीके से हम समझते हैं. अभी तक आपने रेशियो एनालिसिस के इस पार्ट पर कदम रखा नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत जा रहा होगा. जब हम रेशियो में वो पार्ट सीखेंगे ऑटोमेटिकली ये कनेक्शन समझेगा आपको. आर यू क्लियर? तो फिलहाल के लिए 2 मिनट के लिए ऐसे सोचते हैं कि फॉर्मूला लर्न किया अपन ने. इतने डिस्कशन के बाद में भी अपन क्या बोल रहे हैं? फॉर्मूला लर्न किया. तो फॉर्मूला क्या है आपका? K इक्वल टू KO प्लस KO माइनस KD इंटू डेट बाय इक्विटी. ये फॉर्मूला है आपका. अब इस फॉर्मूले को अगर मैं अप्लाई करूं अलग अलग लेवल ऑफ डेट इक्विटी पर, तो ये मेरा नेक्स्ट अलग अलग लेवल ऑफ डेट भी रेडी है और इक्विटी भी रेडी है. तो अपन ने अभी निकाला वैसे डेट और इक्विटी की वैल्यूज निकल गई. और ये डेट का कॉस्ट और ये डेट का कॉस्ट है और ये इक्विटी का कॉस्ट है. सॉरी, ये आपका क्यू है 18%. इधर तक का इंफॉर्मेशन अपन ने निकाला है. व्हाट इज दिस? डी बाई proportion of debt by equity. proportion of debt by equity. सर वो डी बाई ई क्यों कर रहे? क्योंकि मुझे फॉर्मूले में डी बाई ई चाहिए. दिख रहा है क्या आपको? ये इस पार्ट को जो मैंने हाईलाइट किया है उसको सॉल्व करने के लिए मैंने ये कॉलम निकाला है. ठीक है. डी बाई ई कैसे निकालते सर उसको? 10 लाख डिवाइडेड बाई 110 लाख, 20 लाख डिवाइडेड बाई 100 लाख, 30 लाख डिवाइड बाय 90 लाख. डी बाई ई निकलते जाएगा आपका. हर लेवल पर डी बाई निकलेगा. ओके. अब आपके पास केडी अलग अलग लेवल का क्वेश्चन में प्रिंटेड है. कैन वी से केडी वाला पार्ट तो गिवन ही था आपका, और केओ पार्ट अपन ने अभी अभी ऊपर निकाला. ये यूज किया ना अपन ने फॉर्मूला. केओ का आंसर निकाला अपन ने. ये देखिए अंडर एमएम अप्रोच. केओ कितना है अपना? 18%. फॉर्मूले में मुझे KO माइनस KD भी करना पड़ता है. आपको ये नजर आया क्या? KO माइनस KD. इसलिए मैंने KO भी लिखा, KD भी लिखा और दोनों का डिफरेंस निकाल लिया. कॉलम्स रिलेट कर पा रहे हो आप एवरीवन? अब फाइनली मेरा फॉर्मूला पुट अप करो और मेरा लास्ट आंसर आ रहा है. मेरे लास्ट वाले आंसर में मुझे सब जगह K ही मिल रहा है और मुझे उन्होंने सिर्फ पूछा था K निकालने के लिए. फॉर्मूला क्या यूज किया बोलो? KO प्लस KO माइनस KD इंटू डेट बाय इक्विटी. वो जो फॉर्मूला था उसके कंपोनेंट्स थे, उसमें 2 कंपोनेंट आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, D बाई E वाला और KO माइनस KD वाला.
अगर वो सॉल्व कर दिया तो डायरेक्टली कॉलम को यूज करके आपका आंसर आ जाएगा लास्ट वाला। आपके अलग अलग लेवल पे क्या मिला आपको, के। कौन से फॉर्मूले को यूज करके मिला है, एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच का ये फॉर्मूला हमने कवर क्यों नहीं किया था सर, क्योंकि एमएम अप्रोच के विद टैक्स में दो फॉर्मुलेस थे। एक वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, जिसका अपन ने फॉर्मूला बनाया था वी ऑफ एल इज इक्वल टू वी ऑफ यूएल प्लस डेट इनटू टैक्स रेट। याद आया? उसी के नीचे बिल्कुल एक फॉर्मूला लिखा था, मैंने बोला इग्नोर करो, अपन रेशियो एनालिसिस में सीखेंगे, तो वो ये वाला था। ठीक है, फिलहाल के लिए अपन इसको आरओई और आरओआई के साथ रिलेट किए थे। अपन एक बार रेशियो एनालिसिस में वापस से आरओई और आरओआई सीखेंगे ना, दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू दिस। ओके, डोंट वरी। अब आते हैं 16th क्वेश्चन पर। 16th क्वेश्चन, the financial advisor of this company is contemplated with the following two alternatives financing plan for raising how much, 10 lakhs। सब लोग ध्यान देंगे। और अगर सपोज आपको 15th क्वेश्चन थोड़ा कच्चा पक्का लगा है तो आप उसको एलडीआर मार्क करो और रेफरेंस दे दो रेशियो एनालिसिस का। एलडीआर मार्क करके रेफरेंस दे दो रेशियो एनालिसिस का, डोंट वरी। हाँ, आई विल रिलेट एवरीथिंग। एक बार वो जो रेशियो एनालिसिस आएगा ना तो मैं सब रिलेट करूंगा आपको। 16th क्वेश्चन बोलता है कितना रेज करना है, 10 लाख। और इनके पास प्लान कितने हैं, 2। इंटेलिजेंट पर्सन इज आस्किंग सर ये फॉर्मूला जो है ये बुक में है क्या? ऑब्वियसली बुक में है, ऑब्वियसली है। नाम है उसका इंटेलिजेंट है, मैं क्या करूं? उसके लिखा है यूजर ने भी इंटेलिजेंट है, मैं क्या करूं ना? तो भाई इंटेलिजेंट है, बुक में है, देख लेना खोल के। एमएम अप्रोच विथ टैक्स के उधर जाना, मिल जाएगा आपको। आप पढ़ो। अल्टरनेटिव 1 बोलता है 80% ऑफ द फंड्स विथ 14% डिवेंचर्स, फेस वैल्यू 100 एट पार, redeemable at a premium of 10% after 10 years। बैलेंस कितना होता है? 20% मतलब 2 लाख होता है क्या? 2 लाख by issuing equity shares at 33 1/3% premium, 133.33 पर इशू होगा, बट प्रीमियम जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। चल रहा, इधर ध्यान दो बेटा। प्रीमियम अमाउंट जो है वो किस में जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते हैं ना आप शायद। और जो 100 रुपए है फेस वैल्यू वो शेयर कैपिटल में जाता है। कैलसी लो, 2 लाख कैसे आया पहले वो भी निकालो। चलो कैलसी पे 0 दबाओ, पहले ऑन का बटन दबाओ। 10 लाख का 20%, ये इक्विटी से रेज करना था अपने को। इसको डिवाइडेड बाय 133.3333 इंटू 100 इंटू 100, 1,50,000। ये किस में गया? 1,50,000 शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में 2 लाख में से 1,50,000 किस में गया? शेयर कैपिटल में। ऑब्वियसली बचा 50 किस में गया? सिक्योरिटीज प्रीमियम के तौर पे किस में गया? रिजर्व्स एंड सरप्लस में गया। इतना समझा? ठीक है। सेकंड अल्टरनेटिव बोलता है सिर्फ 10% फंड्स जो है वो इररिडीमेबल डिबेंचर से इशू करेंगे और रिमेनिंग मतलब कितना हुआ इधर? 90%, 9 लाख। और वो कैसे इशू करेंगे? इक्विटी शेयर्स एट करंट मार्केट प्राइस ऑफ 125। कैसे लो फिर से? 10 लाख का 90%, 9 लाख। 9 लाख को डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100 करो, 7,20,000 ये जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में। और बचा हुआ 9 लाख माइनस 7,20,000 कितना होता है? 1,80,000 वो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। अभी तक मैंने आपको सिर्फ बाइफरकेशन बताया कि कितना पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में और कितना पैसा रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। इतना पार्ट समझा? समझा? तो ये पार्ट सिर्फ लिख लेते हैं अच्छे से, हमको अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। क्वेश्चन नंबर
पेज नंबर 28. Total amount 10 lakhs. तो आपके पास दो अल्टरनेटिव है. अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2. वन जो है 80% डेट है 8 lakhs एट द रेट 14%. 20% है इक्विटी एट द रेट 133.33 पर शेयर है. तो आई वॉज सेइंग दिस इज 2 lakh, जिसको मुझे डिवाइडेड बाय 133.33 कर इंटू 100 करना पड़ेगा. 1.5 लाख जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, और इसी का बचा अमाउंट इंटू 33.33 करेंगे तो 0.5 लाख मतलब 50,000 रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो. यहां पर 10% डेट है एट द रेट, जो कि कितना अमाउंट होता है 1 लाख. एट व्हाट रेट? 8% है, नहीं, हाँ 8 है, 8%. और बचा हुआ 90% जो है वो इक्विटी है एट द रेट 125 पर शेयर इधर. तो इस 90% बोला तो फिर ये 9 लाख होगा. 9 लाख को डिवाइडेड बाय 125 करेंगे और इंटू 100 करेंगे 7 लाख 20,000. ये इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा. एंड 9 लाख को डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25 करेंगे 1.8 लाख जो है रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा. समझ में आ गया यहां तक? डन? नहीं हुआ? जब तक हम नोट्स में से पढ़ते, इन्होंने बोला है करंटली द फर्म ईपीएस इज हाउ मच 21. मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द ईबीआईटी बाय 2 लाख एनुअली. अभी एग्जिस्टिंग ईबीआईटी मुझे पता नहीं है, बट मैं वर्कआउट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे ईपीएस दिया था. मैं रिवर्स जाऊंगा और एग्जिस्टिंग ईबीआईटी निकाल लूंगा, और उस ईबीआईटी में और 2 लाख ऐड करूंगा तो एक्सपेंशन के बाद का ईबीआईटी आ जाएगा. कैलसी लो सब लोग. और जरा क्वेश्चन की तरफ नजर घुमाओ, वहां पर लिखा है 21 पर शेयर ईपीएस है. ठीक है, नीचे देखो नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे आपको. 20 लाख डिवाइडेड बाय 100 करने से 20,000. 20,000 इंटू 21 रुपए पर शेयर 4 लाख 20,000 is your net income available to all shareholders. क्वेश्चन में टैक्स दिया है क्या? एवरेज टैक्स रेट इज 25%. सो कैन वी से कि ये जो आंसर तुमने निकाला ये 75% है. इसको 75% है, इसको डिवाइड बाय 75% करो तो अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा. करेक्ट? कितना? 5,60,000. इस 5,60,000 में इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो ईबीआईटी आ जाएगा. इंटरेस्ट के लिए 15 लाख पर 10% 1,50,000 ऐड करना पड़ेगा. तो कितना आया? 7,10,000 is your existing EBIT.
प्लस 2 लाख करो, 9,10,000 will be EBIT after expansion. All of you? यहां तक का पार्ट समझा? कोई डाउट है यहां तक? ग्रेट. अब पढ़ते आगे. इन्होंने बोला है EPS is 21. मॉडर्नाइजेशन वगैरह की वजह से EPS जो है वो 2 लाख से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा. द फर्म्स बैलेंस शीट इज गिवन टू यू विच इज करंट बैलेंस शीट. और नीचे बोला है हाउएवर द फाइनेंस एडवाइजर इज कंसर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ इशूइंग डेट which may have on the firm, the average debt ratio of the for firm in industry is कितना? 35. मतलब अपने जैसे बाकी लोग जो प्लेयर्स है वो 35% का डेट रेशियो रखते हैं, डेट टू इक्विटी का. अपना ये रेशियो अगर 35 को क्रॉस हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा. He believe if this ratio exceeded, मतलब 35% को क्रॉस हुआ तो पी रेशियो जो है कंपनी का वो कितने पे आ जाएगा? 7 पे. रिस्क ज्यादा बढ़ रहा है इसलिए. If the firm increases the equity capital by more than 10%, equity capital बोला कितने से? 10% से ज्यादा अगर इंक्रीज हुआ तो उस केस में भी गड़बड़ होगा. और वो बोल रहे हैं he expects the P ratio will be increase to 8.5. अभी कितना है वैसे? अभी कितना P रेशियो वो तो दिया ही नहीं है. कोई बात नहीं, निकालने की जरूरत ही नहीं है. देखते. हाँ, इक्विटी अगर इंक्रीज होगा मोर देन, इक्विटी नहीं, इक्विटी कैपिटल अगर इंक्रीज होगा मोर देन 10% से तो आपका पी रेशियो बन जाएगा 8.5 इररेस्पेक्टिव ऑफ डेट इक्विटी. मतलब डेट इक्विटी कुछ भी हो उस केस में देखने की जरूरत भी नहीं है. अगर आपका इक्विटी कैपिटल 10% से इंक्रीज हुआ तो, अगर 10% से इंक्रीज नहीं होता है तो 8.5 पे नहीं जाएगा. फिर देखना पड़ेगा डेट इक्विटी क्रॉस हो रहा है क्या. समझे? तो आपके दोनों कंडीशन देखने पड़ेंगे, डेट इक्विटी के भी देखने पड़ेंगे और इक्विटी कैपिटल का भी कंडीशन देखना पड़ेगा. डेट इक्विटी के लिए हमारे लिए लिमिट दिमाग में रहना चाहिए 35% और इक्विटी के लिए हमारे पास, इक्विटी कैपिटल के लिए हमारे पास 10% का दिमाग में लिमिट रहना चाहिए. आर यू क्लियर? तो जैसे अपन कुछ क्वेश्चन में डेट इक्विटी निकाल चुके, इस क्वेश्चन में अपने को इंक्रीज इन इक्विटी कैपिटल भी निकालना है. Assume tax rate 25% and assume the target dividend payout under each alternative to be 60% for the next year. Next year कितना हम पे आउट करने वाले? 60%. ग्रोथ रेट कितना रहेगा? 10% for the purpose of calculating K. ठीक है भाई, D1 निकालने का तरीका आ गया. ठीक है, D1 अपॉन P0 प्लस G से आपका K आ सकता है. इन्होंने बोला EPS निकाल लो, एमपीएस निकाल लो. ऑब्वियसली ईपीएस से एमपीएस कैसे आता है? मल्टीप्लाइंग विद पी रेशियो. पी रेशियो डिपेंड करेगा आपका डेट इक्विटी और इंक्रीज इन इक्विटी कैपिटल पर. तो फर्स्ट पार्ट इजीली आ जाएगा. सेकंड पार्ट बोला है फाइनेंशियल लिवरेज. एक बार ये तुम निकाल रहे हो ईपीएस तो रास्ते में तुम्हें ईबीआईटी भी मिला और ईबीटी भी मिला है. क्वेश्चन में कहीं पर प्रेफरेंस है क्या? प्रेफरेंस है क्या? तो ईबीआईटी बाय ईबीटी कर लो, क्या मिलेगा? फाइनेंशियल लिवरेज. फर्स्ट दो पार्ट बहुत आसान है. थर्ड पार्ट ने इतनी बड़ी बैंड बजाई हमारी. थर्ड पार्ट में बोला है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो और मार्जिनल वैक निकालो. इसकी वजह से आपको बहुत से एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने पड़ेंगे और टाइम ज्यादा लगेगा. ठीक है, तो सुनो अच्छे से. ऐसे क्वेश्चंस में भी छोड़ने का नहीं भाई, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके एंड में इस पर आने का, क्योंकि ये जो है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आपको बोलूंगा सीधा सीधा पहले अगर आपको सेम क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है ऐसा सोचने का कि बाजू वाले के लिए आपके लिए नहीं है. बिंदास जगह छोड़ने का, आगे बढ़ने का, पूरा पेपर सॉल्व करने का जितना आता है इंक्लूडिंग एमसीक्यूज एंड एसएम पार्ट, और फिर इस पर आने का और एंड में इसको सॉल्व करने का. जो आ गया बोनस, जो नहीं आया छोड़ दिया. अगर आप बीच में ये सोचेंगे कि ये नंबर्स तक आप याद है, क्लास में सर ने समझाया था, मैंने घर पे प्रैक्टिस किया, अभी एग्जाम सेंटर में घुसने के 10 मिनट पहले देखा है, नंबर्स भी याद है और सेम नंबर आए हैं, तो भी सॉल्व एंड में करने का. क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस तुम स्टार्टिंग में या बीच में ले लोगे ना, बचा हुआ सब पेपर जो है आपका गड़बड़ में जाएगा, क्योंकि यहां पर टाइम ज्यादा लगने ही वाला है. आर यू विथ मी? तो ये इंस्टीट्यूट के ट्रैप वाले क्वेश्चन होते हैं, ये आपको बस फंसाने के लिए दिए. ऐसे क्वेश्चंस के अगर आप पंगे पड़ोगे तो आपका बचा क्वेश्चन पेपर जो है वो पूरा का पूरा छूटने के चांसेस है. सिस्टमैटिकली अगर आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला पार्ट अटेम्प्ट करना है, एफएम का इजी पार्ट अटेम्प्ट करना है, तो इसको इग्नोर करना ही पड़ता है. सर अगर 10 मार्क के लिए आ गया तो
पहली बात तो न्यू सिलेबस में 10 मार्क के लिए नहीं आएगा, 7 मार्क के लिए आएगा। यस, 10 मार्क के लिए नहीं आएगा, 7 मार्क के लिए आएगा। पैटर्न चेंज हो गया पेपर का भी, तो वो अभी तक आपके एमटीपी आना बाकी है, बट मुझे लगता है पैटर्न जो आएगा, जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए, दैट विल बी 30 मार्क्स के एमसीक्यू, बचे हुए जो रहेंगे 7 मार्क्स के रहेंगे, जैसे टैक्सेशन में होता है आपके। तो वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इतने बड़े क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी पहले तो कम हो गई। बट अगर इन्होंने सपोज चलो 7 + 7 14 मार्क के लिए पूछ लिया, ये तो पूछ सकते ना 14 मार्क के लिए। पहले 2 पार्ट 7 मार्क के लिए रहेगा, लास्ट का पार्ट 7 मार्क के लिए रहेगा। मैं बोलता हूं पूरा 14 छोड़ो, पहले पूरा 14 छोड़ो, बचा हुआ पूरा पेपर सॉल्व करो, बाद में एंड में ये 14 पर आकर ऊपर के 7 इजीली ले लो, एंड बचा हुआ 7 जो है वो रिस्क रहेगा। आपको लग रहा होगा 14 मार्क्स किसको बोलते हैं? मैं बोलता हूं 14 कुछ नहीं है। 100 में से 14 मार्क्स छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, आप बिंदास छोड़ो, तब जाके आप बचे हुए 86 पे फोकस कर पाओगे। अगर आप 14 नहीं छोड़ने की दिल रखते हो ना, तो आपका 86 कॉम्प्रोमाइज में जाएगा। दिस इज माई एक्सपीरियंस। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तब देखो सब लोग इधर ध्यान दो, अभी स्क्रीन की तरफ देखो सब लोग। आपका इक्विटी कैपिटल अभी कितना है? 20 लाख। अल्टरनेटिव 1 में कितना होने वाला है? अल्टरनेटिव 1 में बढ़ेगा वो कितने से? 1,50,000 से बढ़ेगा। तो फिर अल्टरनेटिव 1 में टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बन जाएगा? एग्जिस्टिंग वाला 20 लाख प्लस न्यू वाला 1.5 लाख इज इक्वल टू 21.5 लाख। करेक्ट? सबका ध्यान स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। ओ मैडम लोग बात मत करो, ध्यान दो इधर सामने। और यहां पर इस केस में 20 लाख प्लस 7.2 लाख इज इक्वल टू 27.2 लाख। दोनों अल्टरनेटिव समझे आपको? ये 1.5 को ऐड किया और इधर 7.2 को ऐड किया, तो ये आ गया 27.2। दिख रहा है क्या सबको? अब दिख रहा है? तो 27.2 लाख ये इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। कैन यू टेल मी डेट कैपिटल क्या होगा? टोटल डेट कैपिटल एग्जिस्टिंग कितना है? 15 लाख है, प्लस इधर आप बोल रहे हो 8 लाख ना, ये देखो 8 लाख बोला ना आपने, तो फिर 8 लाख ऐड करके 23 लाख हो जाएगा, और इधर 15 लाख में प्लस सिर्फ 1 लाख ऐड होगा, ऑल ऑफ यू, तो विच विल बी 16 लाख। करेक्ट? बेस्ड ऑन दिस वी कैन इजीली कैलकुलेट कि अपना डेट इक्विटी रेशियो क्या है, एज वेल एज इंक्रीज इन इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है। कैन यू टेल मी existing capital employed? Existing capital employed is equal to 50 लाख में से सीधा सीधा 5 लाख माइनस कर दो, 45 लाख बन जाएगा। आपको मैंने कितनी बार समझाया है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड माइनस करंट लायबिलिटीज। याद आया? अब एक्सपांशन कितने का है? एड एक्सपांशन अमाउंट, $10 लाख का है ना, तो 55 लाख क्या बन जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर एक्सपांशन। कैन वी से दिस इज डेट प्लस इक्विटी का टोटल? दिस इज डेट प्लस इक्विटी का टोटल ना? यस। तो अब इधर डेट इक्विटी रेशियो निकालते हैं, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी इंटू 100, और इधर भी निकालते हैं डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी इंटू
100, ये है अल्टरनेटिव 1 और ये है अल्टरनेटिव 2। तो अब देखिए यहां पर आपका डेट है, अपने ऊपर निकाला 23 lakhs डिवाइडेड बाय 55 lakhs इंटू 100, कितना होता है ये? 41.82%. Is it crossing industry benchmark? Yes. Therefore, P ratio is equal to 7 times हो जाएगा। कंक्लूजन के साथ बोल सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं बोल सकते सर? क्योंकि अभी तक इक्विटी शेयर कैपिटल का भी देखना बाकी है। उन्होंने क्या बोला पता है ना? अगर आपका इक्विटी कैपिटल 10% से इंक्रीज हुआ तो इसको देखो भी मत, डायरेक्ट 8.5, तो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए 7 है ये, ठीक है। और इधर का डेट इक्विटी रेशियो निकालते हैं, इधर का टोटल डेट कितना है? 16 lakhs डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी का टोटल है 55 lakhs इंटू 100, 29.09, ठीक है ना, कोई बात नहीं। 35% को कंपेयर करना है, बाकी नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर P रेशियो विल नॉट बी 7 टाइम्स, ठीक है, तो अभी कुछ लिखने का नहीं इसको। इसका कंक्लूजन ये है कि P रेशियो 7 टाइम्स नहीं है, क्या है वो तो बाद में पता चलेगा अपने को। अब यहां पर डेट इक्विटी तो निकाल लिया अपन ने, इधर भी डेट इक्विटी निकाल लिया। अब यहां पर निकालेंगे इंक्रीज इन इक्विटी कैपिटल। व्हाट इज द फॉर्मूला? परसेंटेज इंक्रीज इन इक्विटी कैपिटल निकालना रहेगा तो चेंज इन इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग इक्विटी कैपिटल इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। इस फॉर्मूले को मैं ऐसे बना रहा हूं, चेंज इन इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग कैपिटल इंटू 100। आप बोलिए अभी अल्टरनेटिव 1 में, ये अपना अल्टरनेटिव 1 चल रहा है इधर और इधर 2 चल रहा है। अल्टरनेटिव 1 में आपका चेंज इन कैपिटल कितना है? इक्विटी कैपिटल कितना लेंगे? 1,50,000 कि 2 लाख लेंगे? चेंज इन इक्विटी कैपिटल बोला उन्होंने, तो क्या लेना पड़ेगा? 1,50,000। तो अपन बोलेंगे 1.5 लाख डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना था? 20 लाख इंटू 100, 7.5%। इज इट एक्सीडिंग 10? मतलब कैन वी से ये जो P रेशियो था 7 टाइम्स वाला, ये फाइनल है एवरीवन? ये P रेशियो अभी फाइनल हो गया अल्टरनेटिव 1 का। अल्टरनेटिव 2 में आपका चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये चेंज इन इक्विटी कैपिटल कितना है? 7.2 लाख से, दिख रहा है क्या? 7.2 लाख से इक्विटी कैपिटल बढ़ा है आपका, तो 7.2 लाख डिवाइडेड बाय 20 lakhs इंटू 100, 36%। इज इट क्रॉसिंग 10? अब बोलेंगे therefore P रेशियो इज इक्वल टू 8.5 टाइम्स। ऑल ऑफ यू कंफर्म है क्या ये? यस। अब ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये P रेशियो डन है। समझ में आई बात? अब करना क्या होगा आपको? EBIT से एंड तक सॉल्व करना है पूरा। EBIT से एंड तक सॉल्व करना है पूरा। आप EBIT कितना निकाल चुके थे कैलसी पर? 9,10,000। ये देखो 9,10,000, 9,10,000 दिख रहा है। माइनस इंटरेस्ट जो एग्जिस्टिंग था 1,50,000, 1,50,000 वो आएगा। जो प्रपोज था अल्टरनेटिव 1 में वो कितना था? 14%। कितना अमाउंट? 8 लाख था, तो 8 लाख पे 14% 1,12,000 आता है। और अल्टरनेटिव 2 में ये 1 लाख था, 1 लाख पे 8% 8,000। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये क्या मिला मुझे? EBT
इस पर टैक्स भरा 25%, ये क्या मिला? EAT। EAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स निकाले थे क्या अपन ने? यस। कैसे निकाले? वो जो कैपिटल है आपका उसको डिवाइड बाय 100 कर लो, नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। शेयर्स सुस्तार को उठा, तब ठीक है क्या? नहीं ठीक है, सो जाओ, कोई बात नहीं। EPS आपका क्या मिलेगा? EPS एप्लीकेबल पी रेशियो चेक कर लो, जो अपन ने अभी निकाला था 7 टाइम्स एंड 8.5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और आपको क्या मिला? MPS। यहां पर आपने पार्ट 1 और पार्ट 1 के अंदर 2 सेकंड पार्ट था ना, EPS और MPS एक ही में पूछा था, वो सॉल्व कर दिया है। सेकेंड पार्ट में आपको पूछा था DFL, डू यू हैव EBIT विद यू एंड डू यू हैव EBT? यू डोंट हैव प्रेफरेंस शेयर्स। व्हाट इज द फार्मूला फॉर DFL देन? EBIT बाय EBT, दोनों नंबर रेडी है अपने पास, कैलसी लो। 9,10,000 डिवाइडेड बाय 6,48,000, 1.4 आया। सेकेंड आंसर निकालते हैं, 9,10,000 डिवाइडेड बाय 7,52,000, 1.21 मिला आंसर। यहां पे आपको ऐसा समझ लो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सॉल्व हुआ। पार्ट 3 के लिए आपको वैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वैक कैलकुलेशन के लिए KD और KE निकालना पड़ेगा। KD और KE के कैलकुलेशंस यहां पर कुछ गड़बड़ है, जिन लोगों ने सॉल्व किया रहेंगे उनको पता रहेगा। ये क्वेश्चन जिन लोगों ने ट्राई किया रहेगा उनको पता ही चल गया रहेगा। यहां पर आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है? D1 अपॉन P0 प्लस G इंटू 100। जब आप ये सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा रेफर करना पड़ेगा। क्वेश्चन में एक लाइन लिखा है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, assume target dividend payout under each alternative to be 60% for the next year, for the next year। मतलब अभी का जो EPS है उसका 60% नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड है। अभी का EPS रेडी है अपने पास, अभी अपन ने निकाला, कितना निकाला? निकालो, ये देखो 22.6 कैसे लो, इसका 60% 13.56। Can we say this is D1 everyone? और नेक्स्ट अल्टरनेटिव का EPS था 20.74, लो कैलसी पे 20.74 और उसका 60% 12.44। Can I call this as D1? सर D1 क्यों बोल रहे सर? उन्होंने क्लियरली बोला है एक्सपेक्टेड है वो, तो वो एक्सपेक्टेड आ गया D1। ये D1 के नंबर्स हैं, तो लॉजिकली स्पीकिंग यहां पे होना चाहिए था कैलकुलेशन 13.56 D1 अपॉन P0 जो है वो भी रेडी किया अपन ने। P0 कितना रेडी किया? 158.2 और दूसरे केस में 176.29। जब आप बोलते हो MPS मतलब वो P0 है ना, बराबर कि नहीं? तो 158.2 लेना है आपको। क्या मिला? D1 अपॉन P0 प्लस G कितना बोला उन्होंने? 10%। इसको सॉल्व करो, 9.43 को कैंसिल करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा 18.57%। आता है? चेक करो, आता है ना? और इस केस में द आंसर विल बी कैलकुलेशन एक काम करता हूं मैं, इधर रखता हूं ताकि मैं सॉल्व कर पाऊं। इधर का प्राइस D1 कितना लूं? 20.74 का 60%, 12.44 डिवाइडेड बाय इधर का प्राइस 176.29 प्लस 0.1
कितना होता है 17.06% आता है। ये आपका नया के आ गया, करेक्ट वाला के आ गया। और डेट पर का जो कॉस्ट है केडी वो आई इंटू 1 माइनस टी करना पड़ेगा आपको। सो इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स जब आप करोगे ये आई इंटू है, प्लस नहीं है, ये भी आई इंटू है और इसका आंसर आएगा 7.5 7.5। एग्जिस्टिंग था क्या वो? यस एग्जिस्टिंग था, तो दोनों जगह सेम लिया अपन ने, उधर प्लस की जगह इंटू कर दिया आपने, क्वेश्चन में करेक्शन किया। अब आपका रेडिमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला क्या है? I into 1 minus t plus RV minus NP by N whole divided by average into 100। तो रेडिमेबल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या बोल रहे हैं लोग? रेडिमेबल वैल्यू, रेडिमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 100 रुपीज फेस वैल्यू, कितने में रिडम्पशन वैल्यू हो गया? 110। और इन्होंने बोला इसका नंबर ऑफ इयर्स है 10 इयर्स। इसका नेट प्रोसीड्स कुछ बोला है क्या? नहीं, तो कितना लोगे आप? 100 लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट अमाउंट कितना लोगे आप? 100 पर 14%, 14 रुपीज। तो इसका कैलकुलेशन होगा दोस्तों 14 इंटू 1 माइनस 0.25 प्लस 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 10 इयर्स होल डिवाइडेड बाय 110 प्लस 100 बाय 2 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका केडी आएगा 10.95। आता है क्या? और जब इरेड्यूरेबल कैटेगरी वाला सॉल्व करोगे अल्टरनेटिव 2 में, तो डायरेक्टली आई इंटू 1 माइनस टी कर दो, क्योंकि उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इरेड्यूरेबल है वो। तो इंटरेस्ट रेट कितना है? 8% है। 8 इंटू 1 माइनस 0.25 करो। इतना करने की जरूरत ही नहीं है इनको, जो इन्होंने किया है। डायरेक्ट अपन लिखते थे 8 इंटू 1 माइनस 0.25, 6 आंसर आता है। इनका भी 6 ही आया है। 8% है ना, और एडजस्टमेंट कुछ नहीं है। अपन कितनी बार बोल चुके क्लास में, अगर नेट प्रोसीड में एडजस्टमेंट नहीं है और इरेड्यूरेबल है तो फॉर्मूला क्या बनता है? आई इंटू 1 माइनस टी, जहां पे आई क्या रहता है? इंटरेस्ट रेट। अमाउंट नहीं रहता है, इंटरेस्ट रेट रहता है। इन्होंने क्या किया? वो इंटरेस्ट अमाउंट निकाला और डिनोमिनेटर में पूरा नेट प्रोसीड मतलब पूरा लोन अमाउंट रखा और फिर सॉल्व किया। तो आपने डायरेक्ट निकाल लिया, डायरेक्ट आंसर आता है आपका 6%। ये इंडिविजुअल कॉस्ट निकाले दोस्तों आपने। उसी इंडिविजुअल कॉस्ट को यहां पे रखा गया चारों को, अल्टरनेटिव 2 में भी रखा गया चारों को, बट अपने हिसाब से अपने केई का रेट चेंज किया है। केई का रेट कितना किया अपने? 18.57। तो यहां पर आपको बनाना पड़ेगा 18.57, यहां पर भी 18.57 और दूसरे साइड 17.06, यहां पर भी 17.06। करेक्शन किया, कॉस्ट का करेक्शन किया और आपका जो इक्विटी का वेट है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का वेट है, वो वेट्स कैसे आए? जो इंडिविजुअल अमाउंट अपन निकाले थे डिवाइड बाय टोटल करना है आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है अल्टरनेटिव 1 में? 21.5 है। लोग कैसी 21.5 as a percentage, as a fraction of 55 lakhs कितना होता है? 39.09 होता है। आई होप आपको वेट्स भी समझे। रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऑलरेडी रिजर्व्स कितने थे? क्वेश्चन में दिए रिजर्व्स कितने? 10 lakhs और 50,000 ऐड होता है रिजर्व में, तो 10 लाख 50 हुआ था। तो लोग कैसे 10 लाख 50 डिवाइड करो 55 लाख से, कितना हुआ? 19.09 आया। देखो दिख रहा है 19.09। आई होप आप समझ रहे हो। और वैसी सेम तरीके से लॉन्ग टर्म डेट एंड 14% डेट आया। करेक्ट? तो वेट्स निकाले अपन ने
और वेट्स को इनटू इंडिविजुअल कॉस्ट किया तो वैक कैलकुलेट हो गया, दो जगह आंसर चेंज होगा, फाइनल आंसर चेंज होगा। आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 14.44% आएगा। और इधर भी आपका वैक में ये दो जगह चेंज होने से ये चेंज होगा और इधर 14.25 आएगा। चेक कर आता है क्या? वेट इनटू इंडिविजुअल कॉस्ट करोगे, एम प्लस करते जाओगे, टोटल एमआरसी करोगे, आपका आंसर मैच होता है 14.44 एंड 14.25। आता है क्या? चेक करो। अल्टरनेटिव 2 के वेट्स भी वैसे ही है दोस्तों। अल्टरनेटिव 2 का वेट्स क्रॉस चेक करना है। अल्टरनेटिव 2 में आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल एग्जिस्टिंग वाला कितना था? 20 लाख प्लस 7.2 का कैपिटल ऐड हुआ तो 27.2 लोग कैसे पे 27.2 डिवाइडेड बाय 55 इनटू 100 करो, 49.45। देखो 49.45। रिजर्व्स में कितना ऐड किया आपने? 1,80,000 कुछ ऐड किया था। एग्जिस्टिंग रिजर्व कितने थे? 10 लाख थे, तो 11,80,000 रहेंगे टोटल रिजर्व आपके। 11,20,80 डिवाइड बाय 55 lakhs, 21.45। एंड लाइकवाइज आपका लॉन्ग टर्म डेट आ गया, समझे? और इस तरीके से यहाँ पे इरेन्यूएबल डेट भी आ गया और आपका फिर टोटल वैक आया। इस केस में वैक आता है अल्टरनेटिव 2 में 14.25, अल्टरनेटिव 1 में आता है 14.44। आपका केई कैसे गलत सॉल्व किया उन्होंने समझा क्या आपको? उन्होंने क्या किया वो तो देखो ही मत आप, वो तो टोटली इलॉजिकल है। आप कोई भी एंगल से क्रॉस चेक कर लो वो करेक्ट नहीं आता। अपन जो सॉल्व करे वही करेक्ट है, ठीक है? तो सर वो तो आपने सॉल्व किया ना सर, मैंने नहीं सॉल्व किया, वो इंस्टीट्यूट के जैसे आंसर्स थे वैसे छाप के दिया आपको और अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं, अपने तरीके से सॉल्व कर रहे हैं अपन। आगे आंसर्स मार्जिनल वैक निकालना रहेगा तो मुझे सिर्फ एडिशनल पैसा जो है वो देखना पड़ेगा। तो एडिशनल पैसा अल्टरनेटिव 1 में इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना है? 1,50,000 है। टोटल पैसा कितना रेज किया? 10 लाख। तो वेट्स कितना आएगा? 0.15, करेक्ट। रिजर्व एंड सरप्लस में कितना है? 50,000। टोटल कितना है? 10 लाख। तो प्रोपोर्शन कितना आएगा? 0.05। और डेट से कितना आया? 80%, मतलब 0.8 आया, करेक्ट। वेट समझ गए? अब यहां पर का के भी बदलेगा, यहां पर का के फिर से लेना पड़ेगा 18.57, इधर भी लेना पड़ेगा 18.57। ऑब्वियसली ये दोनों जगह का चेंज होके मेन आंसर चेंज होगा, 12.47% आएगा, 12.47 आएगा। अल्टरनेटिव 1 का मार्जिनल वैक जो है 12.47 आता है ड्यू टू चेंज इन के। Is everyone with me? Great, great, great. And अब आप सोचो कि आप एग्जाम में हो, मैं झूठ नहीं बोलता, आपको कम से कम आपको 1 घंटा लगेगा इसको सॉल्व करने में। और जब एफएम का 1 घंटा एक क्वेश्चन में जाएगा ना आपको एफएम आएगा ना बचा हुआ एसएम आएगा, अगला एग्जाम दिखेगा आपको। क्योंकि 1 घंटा सॉल्व करने के बाद आपको समझेगा आपने 14 मार्क गेन किए, और वो भी 250, क्योंकि ये इतने कैलकुलेशन से, ठीक है। बट फिर से इससे अच्छा तो छोड़ ही देते, बट इसका कुछ पार्ट कम मार्क्स के लिए इजी के तौर पे आ सकता है, इसलिए अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं खुद आपको बोल रहा हूँ ये एग्जाम में 14 मार्क के लिए आ गया तो भी छोड़ देना, एंड में सॉल्व करना। कम से कम बचा हुआ 84 बराबर जाएगा आपका, और फिर लास्ट के 14 में से जो मिला बोनस 10, 14 मार्क, 8 मार्क, जितना इनको वैल्यूएशन करना है करने दूंगा क्वेश्चन का। हमारे लिए इस क्वेश्चन का वैल्यूएशन 0 है, एंड में सॉल्व करेंगे, जितना मिला सब बोनस। अभी अल्टरनेटिव 2 में आपको वेट समझे क्या? 7,20,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख करेंगे तो 0.72, 1,80,000 जो रिजर्व एंड सरप्लस वाला पार्ट था डिवाइडेड बाय 10 लाख करेंगे तो 0.18, और क्वेश्चन में खुद ही बोला है 10% डेट है,
मतलब 0.1, तो प्रोपोर्शन आ गए। इंडिविजुअल कॉस्ट को फिर से कट मारना पड़ेगा केई के लिए, और केई का नया कॉस्ट यहाँ पर आएगा 17.06%, जो ऊपर लिखा था अपन ने 17.06%, और ये दोनों चेंज होकर मेन आंसर चेंज होगा। आपका मेन आंसर आएगा 15.95%। डन। तो ये इतना सॉल्व करने के बाद पेपर चेकर को तकलीफ ना हो, इसलिए इन्होंने समरी भी ड्रॉ करके दी कि देख लो भाई हमने जो जो सॉल्व किया उसके फाइनल आंसर ये। बट ऑब्वियसली हमारे इन समरी में से भी हम लोग क्या करेंगे, ये लास्ट के जो 4 है इसको कट मारेंगे और हमारी समरी लिखेंगे फिर। 12.47, 15.95 और ऊपर के आंसर क्या आए थे अपने 14.44 एंड 14.25 आया था। आर यू जेपिंग? इसको समझाने के लिए अपने को 20-25 मिनट लग गए, एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटा मिनिमम लगने वाला है। आगे बढ़े क्या? कोई बात नहीं, ऐसा एक आधा क्वेश्चन वगैरह आता है, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं गिरता। अपने को कांसेप्ट इंपॉर्टेंट है, उससे क्या सीखने मिला दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। और सबसे बेस्ट अगर ये एग्जाम में आया तो आप सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है आपको क्या करना है, छोड़ना है। बाकी लोगों को कंफ्यूजन होगा करना क्या है, आपको तो पता है, एटलीस्ट एकदम क्लियर हो गया आप छोड़ना है इसको। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। यस, क्वेश्चन नंबर 17 पर आओ। और 17th क्वेश्चन आपको कैसा नजर आ रहा है? टेस्ट का क्वेश्चन है वो। 17th क्वेश्चन जो है ये लेवरेज की टेस्ट में आया था, क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों जगह फिट होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर में भी फिट होता है, लेवरेज में भी फिट होता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके टेस्ट का क्वेश्चन है। ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। इसके एक क्वेश्चन बाद अपन लोग ब्रेक लेंगे, अभी ध्यान दो, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, एमएक्स लिमिटेड हैज अ सेल्स ऑफ, ध्यान दो प्लीज फोकस। आई डोंट नो ऐसे बनेगा नहीं, फिलहाल इधर ध्यान देंगे। सेल्स कितना है? 68 लाख। सब लोग ध्यान दो और कैसी चलने दो मेरे साथ साथ। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60%। वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट कितना है? 40 लाख 80,000 लेस इज इक्वल टू करो 27,20,000 is your contribution. सब लोग हैं मेरे साथ? Now they are saying the company has fixed cost of 16,32,000 minus करो 10,88,000 is your EBIT. ओके, यहाँ तक तो एकदम इजी लगा। बट आगे बढ़ाया the capital of the company comprises of 12% long term debt, rupees 1 lakh preferential capital of rupees 10 each carrying dividend rate of 10%। देखो यहाँ पर भी rupees 1 lakh लिखा हुआ है। शेयर कैपिटल जो था प्रेफरेंस वाला, वो नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे। टेस्ट के वो काफी लोग पूछ रहे थे सर वो नंबर ऑफ शेयर्स है क्या? तो 1 लाख रुपीस के प्रेफरेंशियल कैपिटल है, जिसपे 10% के अनुसार 10,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड अमाउंट निकलता है। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ प्रेफरेंशियल क्यों चाहिए थे मुझे समझे नहीं, जबकि आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में इंटरेस्ट होना चाहिए, और प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए डायरेक्टली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इनटू रेट लगाते आप समझ रहे बात को? तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया था, रेट दिया था, प्रेफरेंस डिविडेंड अमाउंट आएगा 10,000। समझ रहे हो बात को? नाउ दे आर सेइंग हियर 1,50,000 इक्विटी शेयर्स। ये बिल्कुल सही दिया था, अपने को नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, ये नंबर ऑफ शेयर्स दिए। Applicable tax rate is 30% for the company. At current level of sales, they are asking us to calculate the interest, EPS, amount of debt. If, सबसे important sentence, 25% decline in the sales will wipe out all the EPS. ये sentence का meaning क्या हुआ?
अगर 25% से सेल गिरा तो ईपीएस 0, मतलब 100% चेंज। तो दोस्तों अगर ईपीएस 0 है और 100% से चेंज है तो डायरेक्टली डीसीएल का लॉजिक लगाओ, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। 25% बाय 100%, सॉरी 100%, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, 100% बाय 25%। योर आंसर फॉर डीसीएल इज 4 टाइम्स। पता है इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको मैंने अभी अभी सॉल्व किया ना आपके लिए, जब मैंने टेस्ट पेपर डिस्कशन डाला था। ये देखिए टेस्ट डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1, इफ 25% डिक्रीज इन सेल्स, क्या लिखा है? विल वाइप आउट द ईपीएस, मींस परसेंटेज चेंज इन ईपीएस विल बी 100%. What is the DCL formula? Percentage change in EPS by percentage change in sales. Therefore 100 by 25 करेंगे तो DCL का आंसर 4 आता है। DCL अगर 4 आता है तो आप सबको पता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT की जगह कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस PD अपॉन 1 माइनस टैक्स, ये फॉर्मूला यूज होगा। आपको ऑलरेडी DCL पता था, आपने कंट्रीब्यूशन मेरे साथ कैसे भी निकाला, आपने EBIT 10,88,000 तक निकाला था आंसर। इंटरेस्ट का अमाउंट पता नहीं, लेट दैट इंटरेस्ट भी x माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 10,000 है डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.3 करो। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका x का आंसर इंटरेस्ट का आएगा 3,93,714। एवरीवन 3,93,714 आपका इंटरेस्ट का आंसर आता है। ये सब मैंने टेस्ट डिस्कशन के वक्त सॉल्व किया है। टेस्ट पेपर डिस्कशन वो वीडियो भी देखा कि नहीं? टेस्ट नहीं देखा? नहीं, देख लो। जो पार्ट नहीं समझा रहेगा उतना समझ लो एटलीस्ट। और एक बार इंटरेस्ट आ गया तो आप लोग तो ऑलरेडी इधर पहुंचे ही थे ईबीआईटी पर, माइनस करो इंटरेस्ट, ईबीटी आएगा, टैक्स रेट दिया था ईएटी मिलेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करो एनआई आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स दिए थे ईपीएस निकल जाएगा। उन्होंने आपको इंटरेस्ट अमाउंट बोला था, ईपीएस बोला था, निकाल दिया आपने। डेट अमाउंट भी पूछ रहे हो लोग, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था क्या? यस, तो इंटरेस्ट जो आपने निकाला डिवाइडेड बाय 12% करो, आपका डेट का अमाउंट आ जाएगा। 3 आइटम पूछे थे, तीनों आंसर रेडी हो जाएंगे। देखो सेम क्वेश्चन आपने लेवरेज के स्टाइल से सॉल्व किया और सेम क्वेश्चन आप लोग इस चैप्टर के लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हो, कैपिटल स्ट्रक्चर से भी सॉल्व कर सकते हो, रिवर्स वर्किंग से, जो आपको इधर प्रिंटेड इसमें दिया हुआ है। बट मुझे लगता है कि लेवरेज से जल्दी आंसर आता है। ठीक है, तो 17th क्वेश्चन आल्सो डन। टेस्ट डिस्कशन के साथ ही कंप्लीट किया, अभी वापस दिखाया मैंने आपको आंसर। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, 18th क्वेश्चन। X and Y कंपनी आर इन सेम रिस्क क्लास। अरे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट को ये लोग ब्रेक इवन सेल्स बोल रहे हैं, जहां पे ईपीएस 0 हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा, तो उसको ये लोग ब्रेक इवन सेल्स बोल रहे हैं। गलत क्या है उसको? ब्रेक इवन पॉइंट इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। आप लोग जो नॉर्मल ब्रेक इवन पॉइंट समझते हो वो ऑपरेटिंग वाला है, जहां पे ईबीआईटी 0 होता है वो आप पकड़ते हो। ये लोगों ने ईपीएस 0 को ब्रेक इवन पॉइंट बोला है और इन्होंने नीचे ईपीएस 0 लेकर रिवर्स कैलकुलेशन किया। देखो ना, backward calculation for interest at break-even point, they are taking EPS as 0, therefore NI will also become 0, and reverse calculation करके वो लोग इंटरेस्ट पर पहुंचे। बट मेरे ख्याल से हमने जो सॉल्व किया बहुत लॉजिकल है। चलिए 18th क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। कंपनी X and Y are in same risk class and are identical in every fashion except that company X uses debt while Y does not। मतलब Y क्या बन गया? क्या बन गया? Unlevered। Levered firm has 9 lakh debentures carrying 10% rate of interest,
both the firm earn 20% before interest and tax on total assets of 15 lakhs. इंद्रजीत पूछ रहे सर DCL 4 times कैसे आया? इंद्रजीत डूब, छोटे से पानी इतना सा लेना, ज्यादा मत. रियलिस्टिकली डूबना भी मुश्किल रहेगा मगर डूब. क्लियरली मैंने सेंटेंस के साथ समझाया भाई, लिखा के दिया, अंडरलाइन किया था उधर. If 25% change in sale will wipe out the EPS, percentage change in EPS is 100%. Percentage change in sale is 25. 100 by 25, your answer comes to 4 times. ठीक है, सुनिए सब लोग, ध्यान दीजिए इधर. अभी कैलसी लीजिए सब लोग. टोटल एसेट्स कितने? 15 लाख पे 20%, 3 लाख क्या आया? EBIT आया. इतना तो समझने की क्षमता है अपने अंदर. टोटल एसेट्स पर जो रेट कमाया जाएगा वो EBIT आंसर देगा. तो EBIT का आंसर आपका 3 लाख आता है. ठीक है. They are saying assume capital market to be perfect, rational investor and so on. The tax rate is 50%. Capitalization rate of 15% for an all equity company. All equity company मतलब unlevered firm. Unlevered firm. उसका जो KE है वो 15% है. Compute the value of X and Y using NI approach. अब देखो NI approach पूछा और टैक्स दिया. फिर नीचे NY approach पूछा और टैक्स रेट दिया है. फिर MM अप्रोच भी पूछा है ना? नहीं पूछा. नहीं, नीचे बोला है ऑब्वियसली हम NY की जगह MM पे शिफ्ट हो जाएंगे बिकॉज NY और MM दोनों भी सेम है. नाउ यूजिंग NY अप्रोच कैलकुलेट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज KO फॉर बोथ द फर्म्स. Which of these firms, two firms, have optimal capital structure according to NOI approach and why? तो कोई बात नहीं, अपन एक एक कर कैटर करते हैं. सबसे पहले NI अप्रोच के स्टेप्स याद है? आपने अभी कैलसी पे क्या निकाला? EBIT माइनस करेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा EBT, माइनस करो टैक्स मिलेगा EAT, बना दो NI. NI अपॉन K gives you S, S plus D gives you V, EBIT अपॉन V into 100 Q. चलो चेक करते हैं अपन जो बोल रहे हो. ये देखो 15 लाख पे 20%, 3 लाख माइनस इंटरेस्ट सिर्फ एक जगह होगा. और ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स. टैक्स लेस कर दिया 50%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अपन NI बुलाएंगे. NI डिवाइडेड बाय KE किया. KE दोनों जगह सेम रखा है इन्होंने. KE कांस्टेंट रहता है NI अप्रोच में. NI अप्रोच का डायग्राम था, नीचे KD कांस्टेंट था, ऊपर KE कांस्टेंट था और KO फॉलिंग था. याद आया? तो इसका मतलब एक फर्म का KE दूसरे को अप्लाई हो सकता है. ओके, तो 15-15 ले लिया. ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी एस. बोलो फॉर्मूला क्या यूज किया? NI बाय KE. ये आ गया S. डेट का वैल्यू गिवन था. लेवर्ड फर्म के लिए 9 लाख, ये आ गया 16 लाख. अनलेवर्ड के लिए 0, ये आ गया 10 लाख. मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म V आ गया. इन्होंने क्या पूछा था आपको? V निकालने बोला था, KO बोला भी नहीं था, तो अपन ने V निकाल लिया. एनी डाउट विद रिगार्ड टू V? फर्स्ट आंसर क्लियर. सेकंड आंसर पर चलते हैं. सेकंड आंसर था आपका NOI का. तो हम बोलेंगे यहां पर NOI assumes no tax, but since tax rate is given in this problem, we have to work out using MM approach. MM approach के लिए एक बड़ा इम्पैक्ट यहां पर लिया गया. EBIT into 1 minus tax लिया गया बिकॉज टैक्सेशन दिया था. EBIT कितना है आपका? 3 लाख. टैक्स कितना है? 50%. into 1 minus tax करेंगे तो ये आपका आफ्टर टैक्स आएगा 1,50,000. तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय KE किया है इन्होंने. 15%. ये एक्चुअली
क्या कर रहे हैं, S इज इक्वल टू NI बाय के कर रहे हैं, करेक्ट। बट उसी S को ये लोग क्या बुला रहे, V, क्यों, ऑल लिक्विडिटी फॉर्म है, समझ में आया, आर यू विद मी। तो इस लॉजिक से, या फिर अगर आपको ये लॉजिक भी नहीं पड़ता है तो सीधा सीधा V इज इक्वल टू EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय, आपके पास V रेडी है ना, आपके पास क्यू रेडी है क्या, कौन सी फॉर्म का, अनलेवर्ड फॉर्म का, K इज इक्वल टू क्यू रहेगा ना, उसका K कितना है 15, तो उसका KO भी 15 ही रहेगा, समझ रहे। जो लोग ना कुछ भी सॉल्व करके नहीं आया ना उनको कुछ नहीं समझेगा, जो लोग अटेम्प्ट करके आए ना उनको डेफिनेटली करेक्ट हो रहा होगा अपन क्या बात कर रहे हैं। तो जिस फॉर्म का अनलेवर्ड फॉर्म का K ही दिया है वो हम KO बोलकर भी यूज कर सकते हैं। तो EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय KO इज इक्वल टू V डायरेक्ट आ सकता है, उसको तुम इस लॉजिक से V समझ लो या इस लॉजिक से V समझ लो, आंसर तो वही आने वाला है। V कितना आएगा 10 लाख, ठीक है। अब MM अप्रोच विद टैक्स बोलता है वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फॉर्म 10 लाख प्लस डेट इनटू टैक्स रेट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ लेवर्ड फॉर्म। तो आपके पास अनलेवर्ड फॉर्म का वैल्यू रेडी है 10 लाख, आपके पास लेवर्ड फॉर्म का डेट का वैल्यू रेडी है 9 लाख, इनटू टैक्स रेट कर लो तो 14,50,000 आ जाता है, 14,50,000 आता है। आपको याद होगा अपने रेगुलर बैच में सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था NI NOI का, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक बार ओपन करो, वहां पर एक स्लाइड चेंज करना है अपने को, ओपन करो अपने रेगुलर नोट्स जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 15 था, वो पेज नंबर बता सकते कोई, 68, ध्यान दो अभी 68 पे आओ बराबर, और वहां देखो अपन ने यूजिंग MM अप्रोच किया, वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फॉर्म ले लिया, कितना लिया 20 लाख। वो 20 लाख कैसे आया, कैनवी से वो जो 20 लाख आया उसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, जानबूझ के हम चेंजिंग द कलर टू मेक यू अंडरस्टैंड। EBIT into 1 minus 0.5 इधर भी अपॉन K या Q जो भी बोला लो इज इक्वल टू V आएगा, वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फॉर्म आएगा। तो EBIT कितना था आपका 6 lakhs into 1 minus 0.3 मतलब 3.5 मतलब 3 lakhs divided by 15%, वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू कितना 20 lakhs। Can we solve like this also? एक ही बात है, और वही वैल्यू यहाँ पर लिया अपन ने और उसमें डेट इनटू टैक्स रेट कर दिया। ये उधर का डेट था 18 लाख, टैक्स रेट था 50%, उधर का आंसर आया 29 लाख। सेम क्वेश्चन, उधर ऊपर कौन सा सॉल्यूशन है NI, नीचे कौन सा है NOI। NOI विद टैक्स रहेगा तो क्या करते अपन MM विद टैक्स पे शिफ्ट होते। MM विद टैक्स में क्या होता है, वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फॉर्म प्लस डेट इनटू टैक्स रेट गिव्स यू वैल्यू ऑफ लेवर्ड फॉर्म। क्या हमने ये साथ पे सॉल्व किया है, क्या ये आंसर आपके बुक में भी है और यहां पर भी नजर आ रहा है आपको, सेम कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब कंप्यूटेशन ऑफ KO यूजिंग NOI अप्रोच। KO निकालना था आपको, थर्ड पार्ट में पूछा है, ये अपने क्वेश्चन में पूछा नहीं था
आपने क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू निकालने बोला था, यहां पर बोला है यूजिंग एनवाई अप्रोच कैलकुलेट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल केओ। अब बोलो मुझे, आपके पास वाई फर्म का क्यू रेडी है क्या? के इज इक्वल टू केओ, डायरेक्ट 15% आ जाएगा आंसर। क्यू सर, ऑल इक्विटी नो डेट, के इज इक्वल टू केओ। फॉर वाई कंपनी मतलब अनलेवर्ड देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, 15% डायरेक्ट आंसर आएगा। बट फॉर एक्स विच इज लेवर्ड फर्म, फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट योर वैल्यू ऑफ एस एंड वैल्यू ऑफ डेट डी। आपके पास फर्म का वैल्यू रेडी है वी, कितना रेडी है? 14,50,000 ऊपर निकाला अपन ने, उसको आप 9 लाख लेस करने के बाद इक्विटी का वैल्यू निकाल सकता है क्या? क्या कर रहे हो सर आप? S इज इक्वल टू V माइनस डी कर रहा हूं मैं। V कितना है? 14.5 लाख, D कितना है? 9 लाख, देयरफॉर S कितना आएगा? 5.5 लाख। एनी डाउट? S का आंसर आ गया। अब K इज इक्वल टू निकाल सकते हैं क्या आप? अगर S आपके पास रेडी है तो K विल बी इक्वल टू NI अपॉन S इंटू 100। आपके पास NI कितना रेडी है? 1,05,000, ये वाला NI रेडी था आपके पास, मैंने लिखा भी था NI लिखा 1,05,000। तो अपन बोलेंगे 1,05,000 डिवाइडेड बाय 5,50,000 into 100, therefore K comes to 19 क्या? 19%। K comes to 19%। अब क्यों निकालना एकदम आसान, क्यों आसान है? KD रेडी है और क्यों रेडी है, सॉरी KE रेडी है और KD रेडी है। KD कहां रेडी है सर? डेट का कॉस्ट रेडी है ना अपने पास, क्वेश्चन में दिया है 10% और टैक्स रेट कितना है? 50%। टैक्स रेट कितना है? 50%। तो फ्रेंड्स आपके पास ये इंटरेस्ट का रेट रेडी और आफ्टर टैक्स निकाल सकते हो इसको। I इंटू 1 माइनस टी करो, 5% आएगा। तो आप बोलोगे KD इज इक्वल टू I इंटू 1 माइनस टी, 10 इंटू 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 5%। KD का आंसर आया। बोलिए डाउट? कोई डाउट है इसमें? अब फाइनली आपके पास ओवरऑल कॉस्ट निकालने के लिए मैं बोलूंगा 19% का K इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय, दोनों का टोटल कितना होता है? 5.5 प्लस, अच्छा 14.5 रेडी है ना, V रेडी है अपने पास 14.5 लाख प्लस 5% into 9 lakh divided by 14.5 lakh. Your Q comes to how much? 10.31%. समझा क्या? ये क्वेश्चन का ये पार्ट सॉल्व करने के लिए तुमने क्या किया? S इज इक्वल टू V माइनस डी किया। V ऑलरेडी आपके पास ऊपर रेडी था, डेट क्वेश्चन में दिया था। V माइनस डी करो, आपको S मिलेगा। S एक बार आ गया तो K ही निकालो, क्योंकि वैल्यू ऑफ इक्विटी अगर आ गया तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ सकता है। K इज इक्वल टू NI अपॉन S इंटू 100 कर। तो NI अपॉन S इंटू 100 किया, आपका K का आंसर कितना आया? 19%। ऑलरेडी S कितना आया था? 5.5। अब आपके पास KD निकालना है, आपका डन है आंसर। KD निकालने के लिए I इंटू 1 माइनस टी किया, आपका KD जो 10 आना था इंटरेस्ट कॉस्ट वो 5 बन गया बिकॉज ऑफ टैक्स शील्ड। I इंटू 1 माइनस टी करने की वजह से आपके पास इंडिविजुअल कॉस्ट रेडी है और आपके पास प्रोपोर्शन भी रेडी है। कौन सा प्रोपोर्शन ले रहे हैं आप? डेट और इक्विटी, मतलब मार्केट वैल्यू ले रहे हैं आप। समझ रहे हैं कि नहीं? मार्केट वैल्यू वेट्स ले रहे हो आप लोग। केओ कैसे आता है दोस्तों? इंडिविजुअल कॉस्ट इनटू वेट्स करके आता है। तो आप जब 5.5 लाख डिवाइडेड बाय 14.5 लाख कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी इनटू के, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्लस प्रोपोर्शन ऑफ डेट किया 9 लाख बाय 14.5 करके,
और इनटू केडी किया, कैन यू सॉल्व द सेम आंसर इन कॉलमनर फॉर्मेट ऑल्सो? सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, अमाउंट, प्रपोर्शन, इंडिविजुअल कॉस्ट एंड टोटल प्रोडक्ट। उसमें सिर्फ 2 ही आइटम आने वाले थे, इतना बड़ा फॉर्मेट क्यों बनाया? इसलिए अपन ने ऐसा सॉल्व किया और अपना आंसर आ गया KO इज इक्वल टू 10.31। अब आप बोलो कि कौन सा कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर आपको अच्छा लग रहा है? लास्ट पार्ट में वही पूछा है, एक्स का जो लेवर्ड फर्म है। क्यों सर? क्योंकि देखिए कॉस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा अच्छा लगता है? जिसका कॉस्ट कम होता है। कौन से कंपनी का कॉस्ट कम है? एक्स का कितना आया? 10.31 आया, जबकि वाई का कितना था? KO इज इक्वल टू 15% था उसका। तो एक कंपनी का कॉस्ट 15% है KO और दूसरे का कॉस्ट 10.31 है। हम ऑब्वियसली उसी का बेस्ट बोलेंगे जिसका कॉस्ट कम है। तो हमारा कंक्लूजन क्या रहेगा? X इज बेस्ट। समझा क्या? -1 बोल रहे, X इज नॉट बेस्ट। आदित्य क्या बोल रहे? रेगुलर बुक वाला मेथड यूज किया तो क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व सही होगा। वैल्यू ऑफ फर्म की 17th क्वेश्चन सॉल्व होगा। हाँ होगा ना, ऑब्वियसली होगा, बट उससे अच्छा सबसे बेस्ट जो है, मैंने आपको DCL का फॉर्मूला बताया, उससे कितना आसानी से सॉल्व होता है 17th क्वेश्चन। आप टेस्ट का डिस्कशन सुन लो बेटा, अगर आपने नहीं सुना रहेगा तो। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनो। हमने ना अभी रिमेनिंग 18 मतलब रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस किए। हमने कल 9 तक डिस्कस किया था, सॉल्व किया था। अभी हमने 10 से शुरुआत की, 18 तक पहुंचे। बट इसमें से आपको भी पता है कि 2 क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ऑलमोस्ट 40 मिनट्स वगैरह 30 मिनट्स गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक चैप्टर बचता है पूरा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो कॉस्ट सुनो पहले पूरा सुन लो। आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये टॉपिक एकदम आसान है। इसके सिर्फ लास्ट के 2-4 क्वेश्चंस जो भी रहेंगे वो आपको थोड़ा बहुत टफ लगेंगे। जिन लोग आज यहाँ पर बैठकर बहुत लोनली फील हो रहा था, जिन्होंने हेड डाउन भी कर लिया, जिन्होंने गिव अप भी कर लिया, जिनके फेस से समझ रहा था कि हमको सर ये कुछ नहीं आता क्योंकि हमने ट्राई नहीं किया है, तो मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि आपको एक मौका दे रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन डिस्कशन जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला, ये आज के जगह कल पे शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, सुनो पहले पूरा सुन लो, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और आज की जगह हम कल पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि जो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं वो आपके लिए एक फॉर्मेलिटी नहीं रहनी चाहिए, आपका एंथुजियाज्म रहना चाहिए उसमें। तो सब लोग जो यहाँ सुस्त बैठे थे, चैप्टर 4 जो है आपका बन सकता है। आपको बस पार्टिसिपेट करने के लिए कल सॉल्व करके आना है, और आपका यही डिस्कशन हम लोग कल पे शिफ्ट कर रहे हैं। और आपका जो टेस्ट है, जो लोग एब्सेंट थे उनके लिए एक सरप्राइज, आज टेस्ट होगा ही नहीं। ठीक है, और अभी जो है आपका एक 15 मिनट्स का ब्रेक होगा। 20 मिनट्स का ब्रेक लो, 20 मिनट्स का ब्रेक लो। मैं अमित सर को बोलता हूँ आज 10 मिनट जल्दी स्टार्ट करेंगे वो। मैं अभी एंड कर रहा हूँ मेरा लेक्चर। ठीक है, आपका जो टेस्ट है कॉस्टिंग का कब होने रहा था? कॉस्टिंग का तो कल फ्री है ना? आप हम लोग कल आपका टेस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। आई होप आप सब लोग खुश रहेंगे इससे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर एंड सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, डरना नहीं है, जितना भी सिलेबस टफ रहेगा ना अपन इजी बनाएंगे साथ में।